जो क्रिकेट आज विश्व का खेल माना जाता है। उस क्रिकेट में हमने राष्ट्रीय प्रतियोगिता हासिल की है। दूसरा स्थान मेरा कबड्डी में रहा। तो खेल में हम कहीं पीछे नहीं है। 1946 में अब पूरे भारतवर्ष में देखिए कि चिकित्सा संस्थान कितने थे। क्या एम्स नाम की कोई संस्था थी? और दरभंगा महाराज का यह कितना अच्छा सोच था। शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में ने कहा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी उन्होंने कहा कि दरभंगा अव्वल है। और उस दृष्टि से उन्होंने वहाँ दरभंगा मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। देश का लोग, दरभंगा ही उस समय का एम्स था। और किसी मायने में एम्स से कम नहीं था। दरभंगा का इलाज फाइनल माना जाता था। दोस्तों, टेलीवाच चैनल के इस नए एपिसोड पे फिर आपका स्वागत है। ये नया एपिसोड हमने आज एक विशेष स्थान के लिए रखा है, क्योंकि आज हमारे गेस्ट भी बड़े विशेष हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, हजारों साल पहले ओपन यूनिवर्सिटी हो और वहाँ पे कोई किताब ले जाना भी अलाउ ना हो, और वहाँ जब एग्ज़ाम होता है तो जैसे ओपन वाइवा होता है, पीएचडी कई जगहों पे ओपन होता है, उस तरह से शास्त्रार्थ हो रहा हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मिथिला की, जहाँ जनक राज में, राजा जनक के राज में ऐसे शास्त्रार्थ हुआ करते थे जब पूरे विश्व के एक से एक विद्वान वहाँ पहुँचते थे। और वहाँ ना तो कोई कुंजी होती थी, ना कोई की होता था, ना कोई क्वेश्चन होता था, ना कोई किताबें होती थी। सब कुछ कंठस्थ रखना पड़ता था, सब कुछ याददाश्त के आधार पे बात होती थी, न्याय शास्त्र की बात होती थी, दर्शन की, सांख्य की, ये सब बातें होती थी। वो जगह मिथिला रही है। कहते हैं कि नालंदा और विक्रमशिला के बाद जो शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र पूरे विश्व में था, ना केवल आर्यावर्त या भारतवर्ष की बात हम कर रहे हैं, वो मिथिला था। जहाँ पे दर्शन की उत्पत्ति हुई, जहाँ पे विद्यापति जैसे एक से एक विद्वान हुए, अष्टावक्र वहाँ गए थे शास्त्रार्थ के लिए। लेकिन ये तो रही इतिहास की बात। कई बार हम लोग इतिहास की बातें, अतीत की बातें करते रहते हैं, हाथी तो चला गया, उसकी जंजीर देखते रह जाते हैं। वही हालत मिथिला की हो गई। मिथिला उसके बाद भी 20वीं शताब्दी, 21वीं शताब्दी में भी कमोबेश एक शिक्षा का प्रमुख केंद्र बना रहा। एक बड़ा महत्वपूर्ण था कि जब मिथिला, चूँकि माना जाता था कि सांस्कृतिक एजुकेशन का एक सेंटर है, तो वहाँ पे कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। उस सबसे पहले एक संस्कृत शोध संस्थान बना था, 50s में बना था। और दोस्तों, ये शायद बिहार से बाहर बहुत कम लोगों को पता है कि जो दरभंगा महाराज कामेश्वर सिंह थे, या उनके जो उनके पहले लक्ष्मेश्वर सिंह या दूसरे महाराज थे, उन्होंने हायर एजुकेशन के क्षेत्र में न केवल मिथिला में बल्कि पूरे देश के कई बड़े बड़े विश्वविद्यालय जो आज माने जाते हैं, चाहे वो कलकत्ता विश्वविद्यालय हो, चाहे वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, पटना यूनिवर्सिटी हो, सभी में उन्होंने कंट्रीब्यूशन और डोनेशन किया था। और उनके डोनेशन के आधार पे वो सब विश्वविद्यालय बने थे। तो जो व्यक्ति या जो परिवार इन बाहर के विश्वविद्यालयों के लिए कर सकता है, क्या वो अपने क्षेत्र के लिए नहीं करेगा? लेकिन मैं आश्वस्त हूँ कि देश में बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि अगर आप मिथिला में और दरभंगा के विश्वविद्यालयों को देखें, जो दो प्रमुख विश्वविद्यालय वहाँ पे ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय और संस्कृत विश्वविद्यालय वहाँ पे हैं, और जिन बिल्डिंग में वो दोनों विश्वविद्यालय हैं, वो दोनों राज परिवार की देन है। दोनों पैलेस हैं, जो फोर्ट हैं, जो किले हैं, जो पैलेस पुराने रजवाड़े के बने होते थे, उसमें वो है। अगर आप उसकी केवल पिक्चर देख लें, उसका चित्र केवल देख लें, तो आप भी आश्चर्य करेंगे कि क्या ये दरभंगा है, ये क्या विश्वविद्यालय है। मैं खुद विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार रहा हूँ, भोपाल यूनिवर्सिटी में, और कई जगह राजे रजवाड़े को भी मैंने देखा है। आज राजे रजवाड़े के पैलेसेस होटल में कन्वर्ट हो रहे हैं, 5 स्टार होटल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। और आज जो होटल में कन्वर्ट हो रहे हैं, दरभंगा में महाराज उस समय जो उनकी एक जो विजन था, उनका एक जो दृष्टि थी उनकी भविष्य को लेकर के, उन्होंने उस समय विश्वविद्यालय की सोची, ना कि किसी होटल का, ना किसी दूसरे जो औद्योगिक या कमर्शियल संस्थाएं होती हैं उनकी बात उन्होंने नहीं करी। उन्होंने शिक्षा संस्थान की बात करी। 2 यूनिवर्सिटीज़ खोले गए, संस्कृत संस्थान खोले गए, ये सब खोले गए। लेकिन इतनी अच्छी शुरुआत होने के बाद भी जो एक स्थान दरभंगा का होना चाहिए था, जो एक स्थान मिथिला का पूरे देश के शिक्षा
कि मैप पे, नक्शे पे होना चाहिए था, वो कहीं नहीं है। इसके बहुत सारे कारण हैं। आज उन्हीं कारणों की चर्चा हम करेंगे। आखिर ऐसी स्थिति निर्मित क्यों हुई कि मिथिला के लोग बाहर बहुत अच्छा कर रहे हैं। आज अमेरिका में अगर आप देखें, नासा में देखें, सिविल सर्विसेज में देखें हिंदुस्तान में, या दूसरे जगहों पे आईटी के इंजीनियर्स देखें, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन अपने घरेलू पिच पे क्यों हम फेल हो रहे हैं, क्यों हम हार रहे हैं, पिछड़ते जा रहे हैं? ये एक $1 मिलियन क्वेश्चन है, और उसी क्वेश्चन के जवाब आज हम तलाशेंगे। तो हमारे साथ जो आज बड़े महत्वपूर्ण गेस्ट आए हैं, जिनके साथ मैं समझता हूं कि हम लोग मिथिला के हायर एजुकेशन के ऊपर, उच्च शिक्षा के ऊपर चर्चा करेंगे, वो हैं डॉक्टर हरे कृष्ण सिंह, जो डीन हैं कॉमर्स के और संकाय अध्यक्ष उसको हिंदी में कहा जाता है, और डिस्टेंस एजुकेशन के भी डायरेक्टर हैं। तो और इनका लंबा अनुभव रहा है, वो अलग अलग विभागाध्यक्ष भी रहे, काफ़ी सारे जो प्रशासनिक पद है यूनिवर्सिटीज़ के उसमें भी रहे। तो मैं समझता हूँ कि डॉक्टर सिंह से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं हो सकता जब हम मिथिला में और हायर एजुकेशन की बात करें, और विशेष रूप से मिथिला के क्षेत्र में मिथिला यूनिवर्सिटी के एजुकेशन की बात करें। उनके साथ प्रोफेसर शाहिद हसन भी हैं, वो सोशल साइंसेज के डीन हैं, संकाय अध्यक्ष हैं, और उनका भी बड़ा लंबा अनुभव रहा है। दोनों प्रोफेसर्स हैं, काफ़ी सीनियर पोजीशन पे हैं, और चूंकि कॉमर्स और सोशल साइंस ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो वर्तमान के लिए भी और भविष्य के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि सोशल साइंसेज आप जानते हैं कि उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, उसमें हिस्ट्री भी है, उसमें इकोनॉमिक्स भी है, उसमें साइकोलॉजी भी है, ज्योग्राफी भी है, तो लगभग सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। और कॉमर्स तो आप सब जानते हैं कि भविष्य केवल कॉमर्स का और इसी का है। तो हम आज मिथिला के वर्तमान, मिथिला के अतीत, और विशेष रूप से जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आगे आने वाले समय में भविष्य की क्या संभावनाएं हैं, उस पर विचार करेंगे। तो सबसे पहले आप डॉक्टर हरे कृष्ण सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी, धन्यवाद। और प्रोफेसर शाहिद हसन साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो डॉक्टर सिंह, आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगा कि जैसे मैंने शुरुआत करी, आप वहीं से आप भी शुरुआत करें कि आखिर क्या कारण है कि जो मिथिला क्षेत्र, दरभंगा, मधुबनी, उसमें सारे सभी डिस्ट्रिक्ट्स आ जाते हैं, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स आ जाते हैं, जो पूरे विश्व में कभी शिक्षा का केंद्र रहा, जहाँ पे दर्शन की उत्पत्ति हुई थी, आज वो कहीं ना कहीं पिछड़ते पिछड़ते ऐसी जगह चला गया है जहाँ पे शायद देश के बहुत बाकी हिस्सों के लोग उसे जानते भी नहीं है। आखिर क्या कारण हो सकता है? ऐसा है कि अतीत कभी वर्तमान नहीं बन सकता, और वर्तमान कभी भविष्य नहीं बन सकता। या तो अतीत से हम ज़्यादा बेहतर करें, या वर्तमान से हम ज़्यादा बेहतर करें। अतीत हमारा गौरवशाली था, इसमें कोई दो मत नहीं है। वर्तमान जो विश्व की वैश्विक स्थिति है, उसमें हम कहीं पिछड़े नहीं हैं। आज जब पूरे देश की बात हम करते हैं, जो सामान्य शिक्षा की व्यवस्था है, तो उसमें पूरे देश में 33 विश्वविद्यालयों को भारत सरकार ने शोध विश्वविद्यालय का दर्जा दिया। हमारा विश्वविद्यालय उसमें एक है। 33 विश्वविद्यालयों में एक विश्वविद्यालय ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय है। तो जीवन के क्षेत्र में हम देखते हैं कि कमोबेश हमेशा होती रहती है, एक समान कभी स्थिर होता नहीं है। तो जो बीच का कालखंड था, उसमें बहुत सारे कारणों से कमियां आई, लेकिन आज हम उस कमियों से आगे निकल गए हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। और हमारे विश्वविद्यालय को शोध विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। हमारे यहाँ रिसर्च सेंटर अलग से काम कर रहा है। इतना ही नहीं, आज देश की बात नहीं करें तो बिहार में मेरा पहला विश्वविद्यालय है जो नैक से ग्रेडेड है, और इसमें लगातार इजाफा हुआ है। सबसे पहले हमको बी ग्रेड मिला था, आज के डेट में हम B++ हैं। अंकों की बात करें तो मात्र 2 अंक से हमको A ग्रेड नहीं मिला। तो ये तो डॉक्टर सिंह की जो शैक्षणिक व्यवस्था है, आपने बहुत अच्छा बताया कि अब नैक ने आपको B++ दिया है। चूँकि नैक की ग्रेडिंग, दोस्तों आपको पता होगा कि यूनिवर्सिटी कॉलेजेस की ग्रेडिंग होती है, तो B++ अच्छा है। खास करके ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय जिसका हम लोगों ने जिक्र किया था, वो क्रमतर रूप से धीरे धीरे करके बहुत अच्छे यूनिवर्सिटीज़ की ओर जा रहा है, जैसे कि डॉक्टर सिंह ने कहा।
सिंह साहब, आपने शोध की बात करी कि 33 विश्वविद्यालयों में आपका विश्वविद्यालय भी उनमें से एक है। आपको याद होगा, मैंने जिक्र किया था कि जब कामेश्वर सिंह महाराज कामेश्वर सिंह थे तो 1951 में सबसे पहले मिथिला संस्कृत शोध संस्थान दरभंगा में खुला था। तो वो उस आदमी का विजन आप देखिए, दूरदृष्टि उनकी देखिए, क्योंकि उन्हें पता था कि जो ये क्षेत्र रहा है उस क्षेत्र में काफ़ी शोध लगातार होते रहे हैं, एक से एक बड़े महानुभाव आए पूरे इतिहास में, और वो शोध का शास्त्रार्थ की उर्वर जमीन रही है मिथिला। और इसी वजह से 1951 में उन्होंने ये शोध संस्थान खेला। इसका कारण था कि अगर आप मिथिला में, मैं खुद ही कई गाँवों में गया हूँ, गाँव में वहाँ पांडुलिपियाँ छतों पर रखी हुई हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो क्या जो शोध संस्थान जब खुला था, जिन उद्देश्यों के लिए खुला था, जिस विजन को लेके खुला था, वो उसमें नहीं हो पाया। तो आपको लगता है कि अब जैसे मिथिला यूनिवर्सिटी 33 विश्वविद्यालय में आ गई है, तो अब हम शोध के क्षेत्र में कम से कम उत्तरोत्तर प्रगति करते जाएंगे और देश के जो नामचीन विश्वविद्यालय हैं उनमें आएंगे? बेशक, लेकिन मैं कुछ इसमें आपके बात से सहमत होते हुए भी संशोधन उपरांत ये कहना चाहता हूँ कि राज दरभंगा, आप कामेश्वर सिंह का नाम ले, लक्ष्मेश्वर सिंह का नाम ले, उससे कोई वास्ता नहीं है। दरभंगा राज परिवार ने शिक्षा के क्षेत्र में, जो उस समय कोई सोचता नहीं था, उन्होंने यह सोचा कि बिना शिक्षित हुए देश विकसित नहीं कर सकता, और देश को विकसित करने के लिए पहले अपने आप को विकसित करना पड़ेगा। तो उन्होंने मिथिला ही नहीं, मिथिला में तो दिया ही, मिथिला के साथ साथ देश के विभिन्न कोनों में शैक्षणिक विकास के लिए उन्होंने सीमा से बाहर जाकर सहयोग किया है। तो संस्कृत शोध संस्थान की स्थापना इसलिए की गई थी कि मिथिला की जो दुर्लभ पांडुलिपियाँ है वह सुरक्षित संरक्षित रहे और उस पर आधारित नया शोध हो और हम विकास की उड़ान लें। यह अलग बात है कि वह उद्देश्य, सरकार जिस उद्देश्य से उसकी स्थापना की, वह पूरा नहीं हुआ, लेकिन हम उसमें पिछड़े नहीं हैं। इसलिए कि पिछड़ने का कारण एक था जो आज थोड़ा कम नजर आ रहा है, संस्कृत शिक्षा को प्रत्यक्ष रोजगार से नहीं जोड़ा गया और संस्कृत शिक्षा के प्रति लोग उदासीन हो गए। लेकिन वो सामान्य शिक्षा में जब बदल गया तो फिर हम शोध में अव्वल दर्जे पर हैं। हमने अभी आपको बताया कि हमारे शोध को बेहतर माना गया, तभी हमको शोध विश्वविद्यालय का दर्जा, देश में 33 विश्वविद्यालय में बने, तो हमारा शोध कहीं पीछे नहीं है। लेकिन अब वह संस्कृत में, न्याय में, दर्शन में, व्याकरण में, साहित्य में नहीं होकर सामान्य शिक्षा में हो गया है। वहाँ के शोधार्थी भी ऐसे ही शिक्षकों को रखते हैं, ऐसे ही विषयों पर शोध करते हैं जो सामान्य शिक्षा से जुड़े हुए हैं। विशेषकर संस्कृत शिक्षा से जुड़े पर शोध होना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है, जो नहीं हो रहा है। और इसके लिए फिर आगे चलकर कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विद्यालय की स्थापना की गई और वहाँ इस पर काम चल रहा है। चूँकि मैं उस विश्वविद्यालय से प्रत्यक्ष नहीं जुड़ा हूँ, इसलिए वहाँ की प्रगति को नहीं कह सकता, लेकिन वहाँ काम चल रहा है। अच्छा, प्रोफेसर शाहिद हसन साहब, आप भी काफ़ी समय से विश्वविद्यालय में रहे हैं और विश्वविद्यालय के जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है उससे भी आप वाकिफ़ हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ हमारे दर्शकों के लिए कि आपके विश्वविद्यालय में या बिहार के विश्वविद्यालयों में जो प्रोफेसर्स की, असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति कैसे होती है? चूँकि कई स्थानों पे अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो वहाँ जो शिक्षा विभाग है वो वहाँ पे अपॉइंटमेंट करता है और जो उसके ट्रांसफ़र के पावर्स भी उन्हीं के पास होते हैं, शिक्षा विभाग के पास होते हैं, जबकि बिहार में स्थिति उसके उलट है। तो ज़रा दर्शकों को बताएंगे कि अपॉइंटमेंट कैसे होता है और उनके प्रमोशन के और उनके ट्रांसफर्स के पावर्स किन के पास हैं? हाँ, विश्वविद्यालय सेवा आयोग मनाया गया है बिहार में, विश्वविद्यालय अंगीभूत सेवा आयोग। उसके द्वारा जो एडवर्टीजमेंट होता है, विज्ञापन दिया जाता है, हमारे जो एलिजिबल छात्र होते हैं वो अप्लाई करते हैं और उसके मुताबिक उनका साक्षात्कार लिया जाता है और फिर उस आधार पर उसका दिया जाता है, जिसमें पीएचडी जो जैसा कि हमारे सिंह साहब ने बताया कि 2009 के रेगुलेशन के मुताबिक जो फिट पाए जाते हैं उनको और नेट से जो
उत्तीर्ण होते हैं उन सब लोगों को सिलेक्ट किया जाता है। उसमें जो मेधावी होते हैं, मेरिटोरियस होते हैं, उनको सिलेक्ट करके विश्वविद्यालय सेवा आयोग सरकार को नाम भेज देती है और सरकार फिर अपनी सूची बनाकर विश्वविद्यालय को भेजती है और विश्वविद्यालय फिर उसको जो उसका स्क्रीनिंग करता है। स्क्रीनिंग करने के बाद विश्वविद्यालय जो है फिर अपने सीनेट सिंडिकेट से पास करवा लेता है और फिर उस आधार पर नियुक्ति होती है। जी, अब मैं इसलिए ये क्वेश्चन कर रहा था कि ताकि जो बच्चे जो छात्र अभी हायर एजुकेशन के बाद ग्रेजुएट पीजी करने के बाद या नेट के बाद या पीएचडी के बाद अगर वो प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो उनको क्या करना चाहिए, क्या प्रक्रिया है, वो उस बात को जाने। तो एक बात झा साहब मैं कहना चाहता हूँ कि बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में लगातार कुछ न कुछ बदलाव होता रहा है। जैसे पहली बार बहाली जब हुई थी तो बेट बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से एक परीक्षा हुई थी। उस परीक्षा में जो उत्तीर्ण किए थे उसके अंक के साथ उनके जो निचले के विभिन्न कक्षाओं के जो अंक थे उसको जोड़ के स्क्रीनिंग करके एक लिस्ट बनाई गई थी और उस आधार पर इंटरव्यू करके बहाली की गई थी। उसको छोड़ दिया गया। अभी इंस्टीट्यूट के परिनियम के प्रावधान के मुताबिक जो उनके पिछले वर्गों जिन्होंने अध्ययन किया, स्नातकोत्तर, स्नातक, इंटर, इन अंकों पर आधारित उनका एक सीरियल नंबर बनता है, सूची बनती है और 15 नंबर का साक्षात्कार होता है आयोग की ओर से। वो लिखित परीक्षा समाप्त हो गई, अब डायरेक्ट बहाली हो गई। अब इसमें हो गया जो नेट क्वालिफाइड होंगे वही आवेदन कर सकते हैं। एक एक्सेप्शन दिया गया, यदि आप नेट नहीं हैं और 2009 रेगुलेशन के तहत पीएचडी कर चुके हैं तो आप कर सकते हैं। माने ये दोनों इक्विवेलेंट बराबर हो गए। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या होती है कि कोई नेट क्वालिफाई करके गया तो उसको मात्र 5 अंक मिलता है। अगर उसने जेआरएफ क्वालिफाई किया है तो 7 अंक मिलते हैं और पीएचडी क्वालिफाई करके गया है तो 30 अंक मिलते हैं। तो पीएचडी करने के बाद जाना बेहतर होगा, चांसेस आपके ज़्यादा बनते हैं। आजकल यही लोग मानते हैं। तो चलिए मैं आपसे यही क्वेश्चन आप दोनों से फिर पूछूंगा कि आपने तो बता दिया कि प्रोफेसर बनने के लिए क्या करना चाहिए, लेकिन क्या आप दोनों बताइए कि आप प्रोफेसर ही बनना चाहते थे? क्योंकि पहले बच्चों में होता था कि माँ बाप चाहते हैं कभी डॉक्टर बनो, कभी इंजीनियर बनो, तो आप आखिर किस वजह से आपको लगा कि नहीं हमें हायर एजुकेशन में ही जाना है? देखिए, आपने बड़ा माकूल प्रश्न किया है। दरअसल मेरे जीवन में 2 लक्ष्य था और जो बचकाना का निर्णय था वो ये था कि हम चाहते थे कि ऐसी नौकरी करें जिसमें हमको हस्ताक्षर नहीं करना पड़े। क्यों ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि उस समय बचपन में देखते थे लोगों को हस्ताक्षर करने के लिए ऑफिस दौड़ने की होड़ लगी रहती थी, तो मन में यही बात थी जो शुरू में था। लेकिन कालांतर में हम ग्रेजुएशन करने के बाद चार्टर अकाउंटेंसी करने गए। अच्छा, आपने सीए का आर्टिकलशिप कंप्लीट किए और इंटर का एक ग्रुप का एग्जाम दिए। फेल करने के बाद हतोत्साहित हो गए। तो उस समय हमारे एक मार्गदर्शक थे, शिक्षक, उन्होंने कहा कि तुम पीजी कर रखे हो तो जरा टीचिंग जॉब में भी ट्राई करो, तुम अच्छा बोलते हो, पढ़ाते लिखाते हो बच्चों को। छोटे छोटे बच्चों को गांव में हम जब जाते थे छुट्टी में तो पढ़ाते लिखाते थे, तो उनको अपने जीवन के अनुभव से हम कक्षाओं का वर्ग पढ़ाते थे। जैसे आपको बता दें कि एक प्रश्न आता है कॉमर्स में, मौलिक प्रश्न, कि व्यापार स्थापना के पहले आप किन किन बातों पर ध्यान देंगे। तो मैंने ये किताब को बंद कर दिया और कहा कि किताब की बात मत पढ़ो। 2-3 एग्जाम्पल देते थे, कहते थे तुमको वृक्ष लगाना है तो क्या सोचोगे, मान लो पौधा लगाना है तो क्या सब तुम सोचोगे, जगह का तलाश करोगे, किस प्रकार का पौधा लगाओगे सो सोचोगे। उसी को ट्रांसलेट इधर कर दो कि जब व्यापार करेंगे तो स्थान का चुनाव करेंगे, किस तरह का व्यापार करेंगे, पौधा कहाँ से खरीदेंगे। तो ऐसे जब पढ़ाते थे तो बच्चों के मस्तिष्क में वो घर कर जाता था और परीक्षा भवन में उसको किताब नहीं याद हो लेकिन मेरा एग्जाम्पल याद रहता था, वो लिख के अच्छा आता था। तो वो उन्होंने हमको याद दिलाया, तो मेरे मन में आया कि अब शायद टीचिंग में जाएं और यहाँ भी हस्ताक्षर करने की नौबत नहीं है और पढ़ाना है।
या शोध करना पड़ता है, हस्ताक्षर तो बाकी जगह और हस्ताक्षर से आप बच नहीं, जाते हो। पढ़ाना है और लिखना है और कुछ करना है। कम्युनिकेशन भी होना चाहिए या तो। हाँ, तो मैं आया, तो अब परिचय देने के क्रम में बात चली, तो मैं बता देता हूँ कि मेरे करीब 70-75 आलेख शोध जर्नल में प्रकाशित है, और वह भी हस्ताक्षर से तो बच गया, लेकिन बड़े बड़े आर्टिकल्स आपको लिखने पड़ते हैं। और वह भी तब जबकि योजना कुरुक्षेत्र का नाम पूरी दुनिया जानता है, भारत ही नहीं जानता है। वैसे पत्रिकाओं में हमको छपने का मौका मिला। बहुत अच्छा। ये सदर्न तो इकोनॉमिक्स छपने का मौका जी। मिला। तो बचपन से मेरी लालसा थी पढ़ाने की, वो ललक पूरी हुई टीचिंग जॉब में आके। और प्रोफेसर साहिब, आपकी भी इच्छा पहले से थी कि हमें टीचिंग लाइन में ही जाना, प्रोफेसर ही बनना? मुझे शुरू से ही नई चीज़ को खोजने की इच्छा थी और कुछ नई चीज़ कायम करने की इच्छा रही हमेशा। टू डिस्कवरी न्यू फैक्ट्स एंड वेरीफाइंग ओल्ड फैक्ट्स इज़ नोन एज रिसर्च कहा जाता है। तो ऐसी मेरी इच्छा थी और मैं अनुसंधान के क्षेत्र में ज़्यादा हमेशा लगा रहा और कुछ नई नई चीज़ खोजता रहा। आज भी मैं अपने शोधार्थियों को कुछ नए नए सब्जेक्ट पर शोध कराता हूँ, जैसे वाइट कॉलर क्राइम, सोशियोपैथोलॉजिकल स्टडी, चाइल्ड डेलिक्वेंसी, सोशियोपैथोलॉजिकल स्टडी। इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं, महिला सशक्तिकरण, और प्रधानमंत्री की कई योजनाएं हैं, सुकन्या योजना और बहुत सारी योजना हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा संचालित। तो उस सब नए नए सब्जेक्ट्स पर, टॉपिक्स पर हम शोध अध्ययन कराने की कोशिश करते हैं। इस बार 2023 के पैट में हमने ये सोचा है आगे के लिए कि महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह के लाइफ एंड हिज वर्क्स पर भी शोध कराएंगे, और उसके लिए सिनॉप्सिस की तैयारी करवा दिए हैं, और कुछ छात्रों को उनके जीवन के संबंध में, उनके वर्क के संबंध में, उनके लाइफ के संबंध में, उसके शिक्षा के संबंध में, सांस्कृतिक जीवन के संबंध में, उनका जो रोल रहा है अपने मिथिला के एरिया में जूट मिल एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने में, और सकरी मिल, लोहट मिल, चीनी मिल, ये सब को डेवलपमेंट करने में था। तो उस सब के संबंध में भी शोध कराने की हम कोशिश करेंगे। आपने बड़ा अच्छा बताया कि आप टीचिंग लाइन में कैसे आए। मुझे तो लगता है कि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए का उनका तो लॉस है, और टीचिंग के लिए ये आपका आना जो फ़ायदेमंद हो गया, तो ये एक बड़ी चीज़ हो गई। लेकिन मुझे एक चीज़ अभी भी समझ में नहीं आती। मैं पटना साइंस कॉलेज में पढ़ता था, अभी भी मुझे याद है कि एक प्रोफेसर, फिजिक्स के एक प्रोफेसर अख्तर साहब हुआ करते थे। उनके जब क्लासेज होते थे तो यद्यपि वो डी सेक्शन में या ए सेक्शन में पढ़ा रहे हो, तो बाकी सेक्शन के बच्चे सब गेट पे आके लाइन लगा देते थे, क्योंकि वो इतने सिंसियरली पढ़ाते थे। कई बार हम लोगों को लगता था कि बस उनको सुन लो और हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, जैसे कि आपने उदाहरण दिया था। ऐसे ही कई सारे प्रोफेसर थे, SC वर्मा फिजिक्स के थे, डॉक्टर लाल थे जो केमिस्ट्री के थे, बड़े ऐसे ऐसे प्रोफेसर जिनके सामने केवल क्लास में बैठ जाने से हमें लगता था कि ज्ञान अपने आप ज्ञान की वर्षा हो रही है। अभी संभव, मैं खुद भी विश्वविद्यालय में मैंने काम किया है, रजिस्ट्रार रहा हूँ, लेकिन मुझे लगा कि मैं प्रोफेसर्स में प्रोफेसर अख्तर को तलाशता हूँ, प्रोफेसर लाल को, प्रोफेसर SC वर्मा को तलाशता हूँ, संभव मुझे निराशा हाथ लगती है। क्या कारण है? आखिर जो एक स्तर था जो टीचर्स का पहले, और छात्र उनसे ऐसे जुड़ते थे जैसे लगता था कि उनका पूरा भविष्य उनके साथ जुड़ा हुआ है। व्यक्तिगत एक ऐसा लगाव होता था, केवल शैक्षणिक नहीं होता था, व्यक्तिगत भी होता था, इमोशनल होता था। वो इमोशनल डिस्कनेक्ट हो गया। इसका क्या कारण लग रहा है? ऐसे नहीं है जो वैसे शिक्षक आज नहीं है। आज भी कई ऐसे शिक्षक हैं जिनके वर्ग में छात्र ललायित होते हैं कि हम पहुँचे, और उनके वर्गों में छात्रों की संख्या बढ़ी रहती है बनिस्बत अन्य शिक्षकों का। जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है, तो शिक्षकों में भी वो परिवर्तन होता है। कुछ अच्छे होते हैं, कुछ उससे सामान्य ढंग के होते हैं। लेकिन आप जो बोले, आप जो समझ रहे हैं, तो पहले इतिहास के पन्नों में भी देखिए, गुरु परशुराम की तुलना किसी दूसरे से नहीं की जा सकती है, फिर ऐसा कोई दूसरा गुरु नहीं था। तो उस समय भी ऐसे शिक्षक थे जो अंगुलियों पर ही और नामों से ही गिने जाते थे। सभी शिक्षक वैसे नहीं थे। आज भी स्थितियां वही हैं। हाँ, एक बात माकूल क्वेश्चन है, जब वर्गों से छात्रों की
संख्या धीरे धीरे घट रही है, कम हो रही है। कम हो रही है। उसका कारण एकमात्र शिक्षण नहीं है, उसके कई कारण हैं। जैसे मैं एक कारण आपको बताता हूं कि लोग रोजगार की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। इंटर के बाद बच्चे चले जाते हैं मेडिकल की तैयारी करने, इंजीनियरिंग की तैयारी करने, आईआईटी की तैयारी करने। उनके दिमाग में एक हो गया है कि हम प्रोफेशनल कोर्स ही करें, तो जनरल कोर्स से बच्चों की संख्या घट गई। लेकिन वो हमेशा इस ध्यान पर आते हैं, अगर कहीं उधर गाड़ी छूट गई, उधर हम सफल नहीं हुए, तो इधर नाम लिखा ले। तो इधर सामान्य शिक्षा में भी नाम लिखा लेते हैं, ध्यान उनका वहां रहता है। और अभिभावकों की ओर से उनको वहां पर बाध्य किया जाता है कि तुम कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाओ, तुम वो पढ़ो, तुम डॉक्टर बनो, तुम इंजीनियर बनो, तुम आगे की पढ़ाई करो, मैनेजमेंट की पढ़ाई करो। तो इसलिए वैसे छात्र जो आधे से अधिक होते हैं वर्गों में उनकी उपस्थिति कमजोर हो जाती है, सिर्फ परीक्षा देने के लिए, अपनी उपस्थिति बनाने के लिए आते हैं। तो इसलिए हमको हमारे लगता जो है सब्जेक्ट थे जैसे नेचुरल साइंस या सोशल साइंस, हमने इनको उस हिसाब से डेवलप नहीं किया कि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का स्रोत बन सकें। मतलब एक डिस्कनेक्ट हो गया, जो इंजीनियरिंग मेडिकल में लगता है कि उनको एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड है, ये एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड नहीं है। तो इसको जिस तरह से इसको डेवलप करना चाहिए था, क्योंकि इकोनॉमिक्स भी अगर आप देखें, कॉमर्स भी अगर आप देखें, इवन हिस्ट्री वगैरह आप देखें, तो सबका एक अपना चैनल होना चाहिए। अगर आपने अच्छी हिस्ट्री पढ़ी हुई है या लैंग्वेज पढ़ा हुआ है तो आप कम्युनिकेशन में जा सकते हैं, मास कम्युनिकेशन में आप जा सकते हैं। अच्छे आजकल तो टीवी मीडिया, अन्य मीडिया है, उसमें आप जा सकते हैं। हिस्ट्री अगर आपने पढ़ी है तो बहुत सारे ऐसे रिसर्च हिस्ट्री के क्षेत्र में हो रहे हैं। कॉमर्स तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या इन सब सब्जेक्ट्स में जो इनका सिलेबस है, क्योंकि आप लोग सिलेबस कमेटी में भी आप दोनों हैं, जी, बिल्कुल, तो क्या हमें समय के साथ जो कदम ताल करना चाहिए था हायर एजुकेशन को, क्योंकि मैंने भी हायर एजुकेशन में ये फील किया कि जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स हैं वो समय के साथ कदम ताल नहीं कर पा रहे हैं। और यही वजह है कि जो दूसरे सब्जेक्ट आए, जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल, या और आजकल जैसे अब AI भी आने वाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, तो हम कहाँ पा रहे हैं अपने इन सब सब्जेक्ट्स को? देखिए, भारतवर्ष में शिक्षा एक शोध का विषय बन गया है जी। कई आयोग बने, और आपने जो प्रश्न उठाया कि उधर जॉब उनको सिक्योर लगता है, सामान्य शिक्षा को रोजगार से नहीं जोड़ा गया। जैसे आपने कहा ना कि जो इतिहास बेता हो, इतिहास विशेषज्ञ हो, उनको ऐसी नौकरियों में प्राथमिकता मिले। आपको हम बड़ी एग्जाम्पल देते हैं, बहुत पहले की बात है और आज़ादी के बाद की बात है। जो कॉमर्स के छात्र होते थे उनके लिए 2-3 जॉब सिक्योर थे। जैसे रेलवे में उनकी नौकरी होती थी अकाउंटेंट के पद पर, जहां भी लाइफ, जो भी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, लाइफ इंश्योरेंस हो, बैंक हो, उनको प्रायोरिटी दिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे इस रेस में साइंस के छात्र को भी ला दिया गया, आर्ट्स के भी छात्र को ला दिया गया। मैं उसका विरोधी नहीं हूँ, लेकिन विशिष्ट शिक्षा को विशिष्ट स्थान देने की परंपरा को शैक्षणिक नीति में नहीं रखा गया, उसको उसे अलग कर दिया गया। इसके कारण समान शिक्षा में कला के क्षेत्र में भी हो, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में भी हो या वाणिज्य के क्षेत्र में हो, छात्रों की संख्या घटी, इंटरेस्ट नहीं रहा। और स्थिति तो यहाँ तक आ गई कि आज आप देख लीजिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉमर्स के लिए सीट नहीं मिलता है और दूसरे जगह कॉमर्स के लिए सीट खाली हो जाती है। हमारे यहाँ पॉलिटिकल साइंस में विद्यार्थियों को नामांकन हम नहीं ले पाते हैं सीट के कमी के कारण, और दूसरे जगह भी नहीं हो पाता है। तो ऐसे जो है, इसको कहीं ना कहीं बैलेंस करने की आवश्यकता है। और आपने सही बात कहा कि समान शिक्षा को भी रोजगार से जोड़ना होगा। कौन व्यक्ति किस संख्या, कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें उनकी आवश्यकता होती है। अगर किसी ने कॉमर्स पढ़ा है तो वो किसी भी, इवन आप बिजनेस में देखें, इंडस्ट्री में देखें, तो उसकी आवश्यकता वहाँ पे है। केवल सीए की आवश्यकता नहीं पड़ती, जो कॉमर्स पढ़ा है उसकी भी आवश्यकता है। हम सामान्य कहीं से भी ले लेते हैं, नॉर्मल स्ट्रीम वाले बच्चे को ले लेते हैं, इंजीनियर वहाँ जाकर के क्या करेगा? इंजीनियरिंग जिसने पढ़ाई करी है वो क्या करेगा? तो वो ये सब चीज़ें हो रही हैं। अभी जितने हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं जी, वो आप सामान्य शिक्षा के नॉलेज पूछते हैं, आप उसे विषयगत ज्ञान पूछिए ना।
तो कहीं ना कहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि दोषपूर्ण पद्धति है। हम विकम है, हम कंपटीशन में बैठने गए, आप हमसे साइंस का न्यूटन का सिद्धांत पूछते हैं, आर्किमिडीज का सिद्धांत पूछते हैं, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, जीवन में प्रयोग भी नहीं है उसका, और मेरे नौकरी में उसका कोई महत्व भी नहीं है। तो इससे मुझे एक और बात आती है, आपने बड़ी मन की बात मेरी पूछ ली। जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, मैं तो दरभंगा में ही पढ़ता था पहले, होली क्रॉस, फिर पब्लिक, फिर राज स्कूल वगैरह में, बाद में साइंस कॉलेज गया, तो हमें अलजेब्रा पढ़ाया गया, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई गई, कई सारे ऐसी चीज़ें पढ़ाई गई। जब से मैंने वो पढ़ाई छोड़ी और दूसरी जगह आ गया, जिंदगी में दोबारा मुझे ना तो ट्रिग्नोमेट्री आज तक मैंने देखा, बी स्क्वायर का कहीं महत्व नहीं रहा। जो पढ़ाया जा रहा है उसका संबंध जीवन से नहीं है, कहीं नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूँ आपको, रोजगार से भी नहीं है, रोजगार से भी नहीं है, रोजगार से भी नहीं है। तो ऐसी पढ़ाई पढ़िए, चाहे ऐसा पढ़ाई पढ़ाया जाए जिससे डायरेक्ट रोजगार मिले, डायरेक्ट संबंध हो जी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब इस पे मैं आता हूँ। मैं भोपाल यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार था, मेरे पास भी बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स थे, जैसे इकोनॉमिक्स था, हिस्ट्री था, ज्योग्राफी था, ये सब थे। उसमें जैसे आपने कहा वैसे स्टूडेंट्स की संख्या बहुत कम होती थी। मेरे दो ऐसे ब्रांचेस थे, जैसे एक माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इन सब में मैं देखता था कि भीड़ लगी हुई है। जहाँ 30 सीटें हैं वहाँ पे हज़ारों एप्लीकेशंस आ रहे हैं। तो जो यूनिवर्सिटी के लेवल पे जो नए कोर्सेज नए इंट्रोड्यूस होने चाहिए, कई बार मुझे लगता है कि शायद यूनिवर्सिटीज़ टाइम से अगर नहीं इंट्रोड्यूस करती हैं तो उसका भी घाटा होता है। नहीं, टाइम से इंट्रोड्यूस करने की पहल होनी चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन इंट्रोड्यूस करने में कई कठिनाइयाँ भी सामने आती है जी। एक तो सभी विषयों के विशेषज्ञ सभी जगह उपस्थित नहीं है, दूसरे जगह से विशेषज्ञ बुलाने की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल के रूप में देते हैं कि अभी हमारे विश्वविद्यालय में हम लोगों ने निर्णय लिया कि फॉरेंसिक की पढ़ाई की जाए जी। हमने बाहर से एक्सपर्ट बुलाया, उनसे राय लिया, फिर दूसरे यूनिवर्सिटी में जहाँ से बात हो रही है, लेकिन वो पहले आप सुनते हो एक कहानी कि आयुर्वेद का लोग ज्ञान लेके ही चला जाता था, दूसरे को नहीं बताता था। आज ये शिक्षा जगत में है और ये सर्वत्र व्याप्त है। और ज्ञान जब तक आप बांटते नहीं है, देते नहीं है, तब तक समाज को उसका शिक्षा बांटने से बढ़ता है। सब दिन हम लोगों ने कहा है। आपने फॉरेंसिक की बात की सिंह साहब, और फॉरेंसिक चूँकि मैं पुलिस में रहा हूँ, पुलिस सर्विस में ही रहा हूँ, तो मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि फॉरेंसिक साइंस के ऊपर में कोई कोर्स क्यों नहीं होता। आप गुजरात में जरूर यूनिवर्सिटी अभी 2-3 साल लेकिन अभी खुला थोड़े समय पहले, लेकिन इसके पहले कभी किसी ने सोचा ही नहीं, जबकि इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये। अभी अगर आप देखें, साइबर ठगी डेली हो रही है, साइबर बुलिंग हो रही है, साइबर ठगी हो रही है, लेकिन साइबर के ऊपर कोई ऐसे यूनिवर्सिटीज़ कोई डिग्री दें या पोस्ट ग्रेजुएशन हो रहा हो साइबर क्राइम के ऊपर, अब धीरे धीरे हो रहे हैं। लेकिन जो कई बार लगता है कि क्रिमिनल्स आगे आगे चल रहे हैं, हम पीछे पीछे, ना तो हम कोई कोर्स है हमारे पास, ना कुछ है। तो कई बार हमें लगता है कि जैसा आपने कहा कि अगर नया कोर्स लेते हैं तो उसके जो उसके ऊपर जो प्रोफेसर्स हैं या जो एक्सपर्ट्स हैं उसको लाना पड़ेगा। तो यही जो एक यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन में हमेशा एक फ्रेश कुछ आते रहना चाहिए, वो कहीं ना कहीं लैक करता है। और लाने में कई बाध्यता है ना। उनको अपने इंस्टीट्यूट से छुट्टी लेना है जी, मेरे यहाँ आना है, कितना दिन को छुट्टी मिलेगा। मेरे यहाँ उस टाइप का व्यक्ति नहीं है, नए व्यक्ति को सिखाना है, तो ये सब कठिनाइयाँ होती है, इसलिए खुलने में विलम्ब होता है। लेकिन फिर भी आपने बात कही और मुंह की बात छीन ली कि गुजरात में देश में लागू हुआ और दरभंगा भी सोच रहे हैं। और मैं बता रहा हूँ कि हमारे जो वर्तमान कुलपति हैं उनकी इतनी अच्छी सोच पहल है कि इस सत्र में लागू हम लोग करके रहेंगे, क्योंकि उस पर 2-3 मैराथन बैठक हो चुकी है। आपने कहा ना कि पुलिस पदाधिकारियों को भी हम लोगों ने बुलाया था, जो दरभंगा प्रमंडल से जुड़े लोग हैं, उन लोगों को बुला के सब विचार किया था। एक ऐसा कोर्स बन रहा है जो पुलिस वाले को प्रशिक्षित किया जाए। अब पुलिसिंग के ऊपर कोई एजुकेशन कुछ है ही नहीं, तो सर्टिफिकेट कोर्स बनाना है। ऐसे देश हैं जहाँ पे अगर आपने यूनिवर्सिटी में पुलिसिंग की पढ़ाई करी है तभी आप पुलिस अफसर बन सकते हैं। यहाँ पे आपने किसी भी ग्रेजुएट को लिया और उसे 9 महीने केवल लेफ्ट राइट करवाया, ड्रिल करवाया और पुलिस अफसर बन गया, दौड़ाया, पुलिस अफसर बन गया। नहीं तो पुलिसिंग तो कभी पढ़ाई हम लोग क्या समस्या आई ना, जो पुलिस को आप जो पढ़ाएंगे, सर्टिफिकेट कोर्स देंगे, तो पहले इसके लिए आप पुलिस प्रशासन से और राज्य सरकार से अनुबंध कीजिए, तब ना उसको छुट्टी मिलेगा, तभी वो पुलिसिंग में आ सके। अगर उसने वो कोर्स किया तब आ सकता है, और तब उसके पास बेसिक नॉलेज रहेगा। हमने कई बार एजुकेशन और जो प्रोफेशन है, जो कैरियर है, उसके बीच टोटली डाइवर्स कर रखा है, अलग अलग कर रखा है, डिटैच कर रखा है।
तो इसी ये बहुत आवश्यक है। आज हम लोग जो जिक्र कर रहे हैं वो ये कई बार हमारे दिमाग में भी आता है, जो इम्पोर्टेंट ये सब इश्यूज है। पुलिसिंग इस देश में इतना इम्पोर्टेंट है, लेकिन कोई कोर्स नहीं था, अब धीरे धीरे शुरू हो रहा है। नहीं, शुरू हो रहा है। अब देखिए 91 में मैनेजमेंट की पढ़ाई देश में बहुत कम जगह बहुत थी, कम, तब दरभंगा ने मैनेजमेंट खोला था। लेकिन दरभंगा में मधुबनी पेंटिंग, मखाना, इस पे क्या तो मधुबनी पेंटिंग पीछे कहाँ है? आज भी तो विश्व बाजार में है ही। हाँ, लेकिन वहाँ पढ़ाई, जो रिसर्च होना चाहिए था, पढ़ाई होनी चाहिए थी, डिग्री मिलना चाहिए था यूनिवर्सिटी वगैरह में। क्यों नहीं हम मधुबनी पेंटिंग जो पूरे विश्व में इतना विख्यात है, उसके ऊपर कोई सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, डिग्री कोर्स? नहीं, कोर्स चल रहा है छोटे स्तर पर। बड़े स्तर पर उन्होंने बताया ना, कई वैधानिक कठिनाइयाँ होती है। अब उसमें टीचर बहाल करना है। टीचर तो अब वो जमाना नहीं है। आपके पास पद्मश्री है जो वहाँ नहीं, तो उसको आप नहीं बहाल कर सकते ना। तो नियम कहता है कि जो पीजी हो। हाँ, तो ये नियम में जैसे पेंटिंग की बात है, तो आपको नियम में थोड़े से चेंजेस करने की आवश्यकता है। आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं, हो सकता है आप जानते भी हो, देश में दुनिया में कई लोग नहीं जानते हो। अपने प्रोफेसर थे, प्रोफेसर जानकी वल्लभ शास्त्री। जी। अब नहीं रहे। वो मात्र इंटर पास थे और आरडीएस कॉलेज में प्राध्यापक थे। एक कुलपति ऐसे आए जो उनको बर्खास्त करने चले, तो हुआ कि इनकी परीक्षा ले ली जाए। तो जिनको प्रश्न चयन के लिए बहाल किया गया, उनको पता लग गया कि जानकी वल्लभ शास्त्री परीक्षा देंगे, तो ऐसा कहा गया, उन्होंने इनकार कर दिया कि नहीं, जहाँ शास्त्री विद्यार्थी बनेंगे वहाँ मैं प्रश्न चयनकर्ता नहीं बन सकता, वो हमसे ज्यादा योग्य है। और ऐसा है कि हम लोग राजेंद्र प्रसाद के बारे में भी जानते हैं, जो उनके परीक्षक ने उनके उत्तर महत्वपूर्ण है। लेकिन आज हम इतने हीन भावना के शिकार हो गए हैं राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पर। अरे तो उसको कोई डिग्री नहीं है, कैसे बहाल हो जाएगा? ऐसा आपने सही कहा। मेरा भी मानना है कि जिन क्षेत्रों में नए ढंग से हमको प्रवेश करना है, वहां आप उस मानक को तोड़िए। जब आपका तैयार हो जाएगा मानक, तो आप लागू कर दीजिए। यही कारण है कि मिथिला पेंटिंग विश्वविद्यालय, हमको याद है, नाम अभी याद नहीं आया, एक कला संस्कृति महाविद्यालय करके था, वो मौलागंज में, अभी नाम उसका याद नहीं है, लेकिन वो धीरे धीरे कलातीत हो गया, बच्चे नहीं मिलते हैं। इसी कारण से टीचर कैसे बहाल कीजिएगा? टीचर कहाँ से लाइएगा? इंस्ट्रक्टर पढ़ा नहीं सकता है, कॉपी कौन जांचेगा? कॉपी किसको भेजिएगा? बहुत कंजर्वेटिव इन सब, इससे उठना पड़ेगा। इससे उठना चाहिए। कई पद्मश्री सम्मानित जब मिथिला पेंटिंग में मेरे यहाँ आए, जिनको उनकी पद्मभूषण मिल गया और वो एक टीचर नहीं बन सकते, तो ये कहीं ना कहीं खामी है पूरे सिस्टम में। खामी है, स्वीकार करना होगा। चूंकि आपने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल बताया। अमेरिका का सिस्टम आप देखिए कि जो कॉलेज का प्रोफेसर है, इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर है, अचानक वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बन जाता है। और वो अगर 4 साल 3 साल वहाँ रहता है, बहुत सारे जो आप मिनिस्टर्स देखते हैं जिनको वहाँ सेक्रेटरीज कहा जाता है, वो कॉलेज के प्रोफेसर्स होते हैं। वो वहाँ जाते हैं, कॉमर्स सेक्रेटरी अगर है वहाँ का, तो कई बार वो प्रोफेसर होता है, वो वहाँ जाता है और उसके बाद अपने टेन्योर के बाद फिर वापस कॉलेज आ जाता है। तो ये इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल सिस्टम है, और यही वजह है कि आज अमेरिका की जो इतना बड़ा सुपर पावर भी है। हम लोगों ने समय के साथ जो बदलाव आना चाहिए था, वो बदलाव ना ला करके हमने उसको बिल्कुल ही स्थिर और इतना ज्यादा वाटर टाइट ट्रेडिशनल माइंडेड हो गए। हम लोग ट्रेडिशनल माइंडेड हो गए, नियम कानून के जंजीर में इतना बन गए हैं, जबकि नियम ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया और जो एक्चुअल जिसके लिए नियम बना था वो पिछड़ के रह गया। अब देखिए ना, अब एक उदाहरण देते हैं आपको हम। ऐसा नहीं जो महाभारत में अर्जुन तीर चलाते थे, भीम नहीं तीर चलाते थे। अर्जुन को तीर चलाने की विशिष्ट, धनुष बाण चलाने की विशिष्टता मिली, लेकिन ऐसा नहीं जो गदा नहीं जानते थे। गदा जो तो भाग लिए हैं, हम महाभारत का प्रसंग पढ़िएगा, उन्होंने गदा भी उठाया है, उन्होंने रथ भी चलाया है, सारथी का भी काम किया है, लेकिन उनकी विशिष्ट पहचान थी जो धनुर्धन है। आपने जो बात कहा, वो समान ढंग से उस सेवा में गए, वहाँ भी उन्होंने विशिष्ट किया और वहाँ से वापस आए, फिर अपने जगह भी विशिष्टता की। हमारे यहाँ यह विस्तारवादी नीति नहीं है। आप टीचर बन गए हो, आप शिक्षक बन गए हो, तो आप वही काम करते रहो और 65 साल में रिटायर कर जाओ। कहीं ना कहीं एक ही काम करते करते क्या निराशा नहीं होती है? आदमी के कामों में परिवर्तन होता है, स्थानों में परिवर्तन होता है, तो फिर उसका मन लगता है। अब बार बार एक ही चीज़ आप खाना खाते रहो, चावल दाल, तो आप देखिए किसी रोगी को उब जाता है, कहता है कि वो नया भोजन चाहिए। तो ये परिवर्तन होना चाहिए। ऐसा नहीं है जो उसको, जैसे हमारे कॉमर्स के टीचर हैं, हम वर्षों से अकाउंट पढ़ा रहे हैं, हम बिजनेस स्टडी क्यों नहीं पढ़ा सकते हैं? हम बिजनेस एनवायरनमेंट क्यों नहीं पढ़ा सकते हैं? हम ट्रेड क्यों नहीं पढ़ा सकते हैं? हम ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं पढ़ा सकते हैं? और आप दूसरे क्षेत्र में देखिए, जो MBBS है, PG नहीं है डॉक्टर्स के क्षेत्र में, वो सभी विषयों का इलाज करते हैं, सभी रोगियों का इलाज करते हैं, उनको छूट है।
लेकिन वहाँ जो पीजी कर लिए, पीएचडी कर लिए और अपने को किसी क्षेत्र में समाहित कर लिए कि हम सिर्फ आँख देखेंगे, हम सिर्फ नाक देखेंगे, हम सिर्फ गला देखेंगे, तो उनकी विशिष्ट पहचान बनी। जी। लेकिन ऐसा नहीं है जो बुखार की दवा नहीं लिख सकते। हाँ, बिल्कुल लिखते हैं, अभी भी लिखते हैं। लिखते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो ये बात शिक्षा क्षेत्र में भी आनी चाहिए कि उनको सर्व जगह जाने की अनुमति होनी चाहिए। इंटरेस्ट मौका है, मिलना स्पेशलाइजेशन आपने कहीं किया है, स्पेशलाइजेशन का मतलब केवल डिग्री नहीं बल्कि नॉलेज। हाँ, नॉलेज होना चाहिए। आपने पेपर्स लिखे हैं तो वो महत्वपूर्ण है। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो एक प्रोफेशन में रहे लेकिन उन्होंने बहुत सारी रिसर्च दूसरे फील्ड में जाके नहीं, की है, सामाजिक जिसको पहलू पर मान्यता हमने मिली। कई बार लिखा जी। है, गांधी के जीवन शैली और कायदत पर लिखा है, जी। रूरल डेवलपमेंट पर लिखा है। तो ये चलिए, तो तो अब वापस फिर आपके यूनिवर्सिटीज़ में ही आते हैं। मिथिला यूनिवर्सिटी में, मिथिला यूनिवर्सिटी बिल्कुल पैलेशियल यूनिवर्सिटी है। अगर देखा जाए तो एक लगता है जैसे आप किसी महल में आ गए हैं। तो आप लोग वहाँ पे डीन भी हैं, आप एचओडी भी रहे हुए हैं पहले। तो क्या वहाँ जाकर के पैलेस में आप जाते हो तो आपके दिमाग में आ जाता है कि अब तो हम राजशाही हो गए? नहीं, ऐसा नहीं है। गौरव जरूर होता है गौरव होता कि हमारा विश्वविद्यालय का भवन अन्य विश्वविद्यालयों से कहीं बेहतर है। बेहतर है। जी। और लेकिन वो नहीं होता है कि अब हम बाकी से अलग हो गए हैं, नहीं, हमें राजा वाली बातें आ गई। बेहतर स्वच्छ है, जी। वातावरण क्लियर है, खुली हवा है, तो ये अच्छा लगता है। हाँ, क्योंकि कई बार जब मैं स्कूल में था, मैं मिथिला यूनिवर्सिटी, संस्कृत यूनिवर्सिटी देखता था तो मुझे लगता था यहाँ पे जो रहते होंगे वो तो राजे की तरह होते होंगे। नहीं। तो इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछ आप लिया। राजशाही की बात छोड़ दीजिए, अन्य रजवाड़ों की बात मैं नहीं करता, जी। लेकिन दरभंगा के महाराज कभी भी इस क्षेत्र में चर्चा में नहीं आए हैं कि उन्होंने कोई राजशाही तानाशाही की हो। जब भी यह चर्चा हुआ है तो उनका जीवन काफी लोगों से जुड़े रहे हैं उनके और सरोकारों विकास से के जुड़े दिशा रहे। में काम करते रहे हैं। अब एक 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, नई शिक्षा नीति आई जी। थी, तो उससे काफ़ी चेंजेज आए हैं। तो मुख्य रूप से जो मिथिला यूनिवर्सिटी में जो चेंजेज आए हों और उससे आपको क्या लगता है कि आगे कुछ फ़ायदे होने वाले हैं? नई शिक्षा नीति अभी धरातल पर मेरी दृष्टि में आई नहीं है, माने उसके पाठ्यक्रम तैयार नहीं हुए जी। हैं। अभी हमने देखा था कि गुजरात के एक विश्वविद्यालय में जी। NEP 20 के तहत मैनेजमेंट का पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए कोई प्रशिक्षण चलने वाला है। जी। और जहाँ तक मुझे अपना शैक्षणिक अनुभव है तो वो पाठ्यक्रम लागू नहीं किया गया है, सिर्फ एक 4 वर्षीय नया कोर्स BA में लाया गया है, स्नातक स्तर पर। BA मतलब आर्ट्स नहीं, BCom BSc सब। तो जब वो धरातल पर आएगा तो यह संकेत जरूर है जी। कि वो अच्छा करेगा। इसके मेरी नज़र में 2 कारण हैं। एक तो आप विश्व के अन्य देशों में देखिए तो उनके यहाँ मेडिकल की, साइंस की, इंजीनियरिंग की पढ़ाई उनकी अपनी भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में होती है। और जितना खुल के बात हम लोग हिंदी में और अपने क्षेत्रीय लैंग्वेज में कर सकते हैं उतना खुल के हिंदी में नहीं कर सकते, अंग्रेजी में नहीं कर सकते। इसलिए कि हम लोग अंग्रेजी में सोचते हैं, भले हिंदी में सोचते हैं और अंग्रेजी में बोलते हैं। ट्रांसलेट करके फिर बोलते हैं। जी, अंग्रेजी में सोचना, अंग्रेजी में बोलना हमारे यहाँ हमारा नहीं है। ब्रेन ओरिजिनली जो कंडीशनड है वो हाँ। अपनी मातृभाषा के लिए है। भाषा के लिए। तो NEP में ये जो बात आई है कि मातृभाषा के आधार पर पाठ्यक्रम तैयार किया जाए, तो इसका परिणाम आगे बहुत बेहतर होगा। बेहतर हो। और ये जो 4 साल का कर दिया गया 10+2 के बाद 4 साल का, 4 ये years तो degree। 4 इयर्स डिग्री कोर्स करने से ये माने इसलिए किया गया है जिसको कई टेक्निकल एजुकेशन से जोड़ने की बात हो रही है। जी। जैसे पहले लड़का 2 साल में, 3 साल में BA करता था, स्नातक करता था। BA कहा जाता है बैचलर ऑफ आर्ट्स। बैचलर डिग्री करने के बाद फिर वो B.Ed करने जाता था, तो 3 साल उसको स्नातक में लगा, 2 साल B.Ed में लगा। तो 1 साल उन छात्रों को बचाने के लिए मैंने एग्जाम्पल दिया। ऐसे कई टेक्निकल एजुकेशन है जिसमें ऐसा छात्रों को नुकसान होता था ईयर का, तो उसको अब कर दिया गया कि 4 वर्षीय B.Ed डिग्री भी, माने आप 4 साल के अंतर्गत शिक्षण प्रशिक्षण भी कर लीजिए और स्नातक की डिग्री भी ले लीजिए, तो ये सुविधा उपलब्ध हो। अच्छा प्रोफेसर सिंह, और आपसे दोनों से मैं जानना चाहूँगा, मैं रजिस्ट्रार था पहले एक यूनिवर्सिटी में। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। 2002-2003 में या 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में पूरे देश में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा था। मैंने भोपाल में देखा, मैंने सब शुरुआत इसकी हुई थी कर्नाटक और महाराष्ट्र से, जहाँ पे हर शहरों में इंजीनियरिंग कॉलेजेस और मेडिकल कॉलेज प्राइवेट बहुत सारे बने। मुझे भी आपत्ति थी, मैं जब यूनिवर्सिटी प्रशासन में था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि भोपाल में 25 करीब इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे, ग्वालियर में भी 25-30 इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे, छत्तीसगढ़ में प्रतिदिन एक यूनिवर्सिटी खुल रहा था। ये हालत हो गई कि मैंने 50 कॉलेज को डिसएफिलिएट हम लोगों ने किया था।
वो कॉलेज वाले भाग के गया, थोड़ी देर बाद मुझे यूनिवर्सिटी का लेके आ गया लेकर के, देखो आपने कॉलेज बंद किया, हम यूनिवर्सिटी लेके आ गए, अब मैं कॉलेज को मान्यता दूंगा। तो कई बार हमें लगता था कि शायद ये गलत हो रहा है, लेकिन अब जब मैं रेट्रोस्पेक्टिवली देखता हूँ तो महाराष्ट्र कर्नाटक में जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस इतने खुले, मेडिकल कॉलेजेस खुले, उसका फ़ायदा ये हुआ कि इसने सामाजिक एक ज़बरदस्त क्रांति ला दी, एक परिवर्तन ला दिया। जो बच्चे कभी सोच नहीं सकते थे कि हम इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ें, अब वो सब सभी 12th के बाद कोई कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा है। तो एक कल्चर जो आता है, एक टेक्निकल कल्चर, एक कंप्यूटर का कल्चर, वो गाँवों तक में, कस्बों तक में और नीचे तक चला गया। तो एक एस्पेक्ट हम देखते हैं जो अगर ये सेंटर ऑफ एक्सलेंस है तो इनको अपना स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन करना चाहिए था। दूसरा, अगर सामाजिक सरोकार की तरह नज़रिए से मैं देखता हूँ, खास करके मैंने चंबल में देखा, चंबल में मैं आईजी था, तो वहाँ जब मैंने गांव में जाके देखा तो मैंने देखा जो वहाँ का युवा वर्ग था वो अब बिहार में डकैत नहीं बन रहा है। तो कई बार हमें लगता था कि शायद हम लोगों ने जो पुलिस कार्रवाई करी है उसकी वजह से नहीं बन रहा है, लेकिन मैंने गाँव में जाकर के देखा तो कोई यूथ मुझे मिलता नहीं था। तो मैंने पूछा कि कहाँ है सब, तो मुझे बताया गया कि साहब वो तो सब ग्वालियर में इंजीनियरिंग कॉलेज में सबने एडमिशन ले लिया है। तो उस समय मुझे लगा कि अगर किसी ने एक बार माउस पकड़ लिया तो बंदूक नहीं पकड़ सकता। तो कई बार हमारे देखने का बड़ा टनल विजन होता है, हम केवल उसको एक नज़रिए से देखते हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेज में उसका इंजीनियरिंग में पास नहीं कर सकता, 12th में उसके 80% 90% मार्क्स नहीं आए, केवल 50-60% है, तो कैसे बन सकता है। लेकिन एक सामाजिक क्रांति आ जाती है, एक परिवर्तन आ जाता है। समहाउ बिहार, मुझे लगता है मिथिला तो रहा ही, लेकिन पूरा बिहार वो जो एक फेज था उसको कहीं ना कहीं मिस कर गया, 90s में भी और 2000 में। अभी भी ये हालत है दरभंगा में कि केवल 2 इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं, जबकि दरभंगा मिथिला का एक सीट ऑफ वो है जहाँ पे भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर जैसे जगहों पे 20-20 इंजीनियरिंग कॉलेज, कर्नाटक, महाराष्ट्र में तो आप देखें तो बहुत सारे कॉलेज, बहुत सारे बंद भी हो गए। ये बात भी सही है कि बिल्कुल कुकुरमुत्ते की तरह इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुलते जा रहे थे। आप दिल्ली से बाहर निकलिए, चारों डायरेक्शन में आपको इंजीनियरिंग कॉलेजेस दिख जाएंगे। ये परिवर्तन, ये संस्कृति, ये डेवलपमेंट मिथिला में और बिहार में क्यों नहीं हुआ? इसको ये कोजा मात्र कहा जाए तो मिथिला में शैक्षणिक व्यावसायिकता का गुण प्रबल नहीं हुआ, शिक्षा से कमाने का नहीं रहा। जी, बिल्कुल सही आपने कहा। और बिहार के बाहर देश के अन्य राज्यों में जितनी शैक्षणिक संस्थाएं हैं शिक्षा देते हैं, ये मेरा कोई, लेकिन मैं एक बात बताऊं, वो सब चलते हैं केवल बिहार के छात्रों के ऊपर। उसी पर मैं आ रहा था, वहां नहीं कर रहे हैं, दूसरों को व्यवसाय मैं उसी पर आ रहा था जो आप कहना चाहते थे कि वो शिक्षा अपने छात्रों को नहीं देते हैं, वो बिहार के छात्रों को देते हैं। लेकिन वो छात्र बिहार में शिक्षित होकर जब आते हैं तो फिर आज अभियंता के पद रिक्त क्यों हैं, उनकी बहाली क्यों नहीं होती है? कहीं ना कहीं मेजरिंग रड में कमी तो नहीं है। या तो सरकार की विल पावर नहीं है बहाल करने की, या सरकार समझती है कि इनकी शैक्षणिक योग्यता ठीक नहीं है, या सरकार की नज़र में संस्थानों की डिग्रियों पर भरोसा नहीं रह गया। यही कारण हो सकता है ना। लेकिन हमारे जो बच्चे पढ़ते हैं, मैं फिर गर्व से कहूँगा, मैंने ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जब राष्ट्रपति थे, ईयर नहीं याद आ रहा है, लगभग 2005 की बात होगी, 4 में, हाँ, जब भी 2004-05 में जब भी, और उन्होंने उद्घाटन किया था हमारे यहाँ महिला प्रौद्योगिकी संस्थान का। कालांतर में उसका नाम हमने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम WIT रखा। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है दरभंगा। आपको लग रहा है कि इससे महिलाओं के एजुकेशन में काफी परिवर्तन आया है, और हमारी वहाँ की छात्राएं न सिर्फ देश में, विदेशों में अव्वल रही है। यही कहीं ना कहीं हम मिस कर गए थे, जो अब धीरे धीरे पट्टी पर आ रहे हैं। और सरकार ऐसा है कि जब उस शिक्षण संस्थान को बेहतरी के लिए, चूंकि यूनिवर्सिटी की एक सीमा है पैसे का, और छात्रों से कम फीस लें, मिथिला गरीबी के लिए आज से नहीं सदियों से प्रचलित है, वहाँ बहुत ज़्यादा शुल्क निर्धारित नहीं कर सकते। तो सरकार से जब पहल करते हैं तो सरकार एक ही पंक्ति में कहती है कि स्ववित्त पोषित संस्था है, इसमें मैं कहाँ से पूंजी लगाऊं। ये धर्म संकट होता है, और कोई निजी आदमी उसमें पूंजी लगाएगा नहीं, और मनी बिगेट्स मनी, अर्थ के बिना सब व्यर्थ है। इसी से जुड़ा एक और प्रश्न है सिंह साहब कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज 1946 में खुल गया जी। जब पूरे देश में शायद गिने चुने मेडिकल कॉलेजेज होंगे, उस समय दरभंगा मेडिकल कॉलेज खुला। और दरभंगा मेडिकल कॉलेज केवल एक मेडिकल कॉलेज नहीं था, वो पूरे एक मेडिकल
आप अगर इकोसिस्टम था उसका एक केंद्र बन गया था, चाहे वो नेपाल हो चाहे उत्तर बिहार हो, सबका वो केंद्र था। वहाँ के डॉक्टर्स भी बहुत फेमस रहे सभी जगहों पे, नेपाल और दूर दूर के लोग वहाँ दिखाने आते थे। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे फिर वो वहीं अब जाकर के एम्स की स्थापना वहाँ हो रही है। लेकिन एक जो मेडिकल की संभावनाएं जो संभवतः दरभंगा राज्य जिसका आपने जिक्र किया उसमें उनका योगदान वहाँ भी था कि उन्होंने वो विजन था उनको उन्होंने देख लिया था। लेकिन सब स्थापित वहाँ पे हुए, लेकिन वो फिर आगे नहीं बढ़ पाया। आपने जिक्र किया उद्योग, और इसमें भी दरभंगा राज्य की परिकल्पना थी। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, ट्रेन, सब जब कहीं कुछ नहीं था तब अंग्रेजों के समय में, उस समय वहाँ पे ट्रेनें चलने लगी थी, समस्तीपुर से दरभंगा रेल लाइन बन गई थी, या एयरपोर्ट था। वो कहते हैं कि 1962 की लड़ाई के बाद हवाई जहाज़ भी दरभंगा राज ने सरकार को दिया और 500-600 किलो सोना भी दिया। तो कहीं ना कहीं दरभंगा शुरुआत करने में पिछड़ा नहीं था, अग्रणी था पूरे देश में। अगर देखा जाए तो बहुत अग्रणी था, बाकी सभी इसके पीछे थे। लेकिन शायद उसके शुरुआत करने के बाद हम वहीं अटक गए। नहीं, 1946 में आप पूरे भारतवर्ष में देखिए कि चिकित्सा संस्थान कितने थे। क्या एम्स नाम की कोई संस्था थी? नहीं थी। और दरभंगा महाराज का यह कितना अच्छा सोच था। शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में कहा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी उन्होंने कहा कि दरभंगा अव्वल है, और उस दृष्टि से उन्होंने वहाँ दरभंगा मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। और नेपाल की दृष्टि से पूरे देश का लोग, दरभंगा ही उस समय का एम्स था। और किसी मायने में एम्स से कम नहीं था। कम नहीं था। दरभंगा का इलाज फाइनल माना जाता था। जैसे आज मैं बहुत लोगों को जानता हूं जो बाहर से, विदेशों से आते थे, जो दरभंगा के रहने वाले हैं, केवल वहां के डॉक्टर को साल में एक बार दिखाएंगे। मेरे अपने चाचा गुवाहाटी रहते थे, लेकिन साल में एक बार आते थे कि दरभंगा में मुझे दिखाना है। ये हालत थी वहाँ। लेकिन आप एक बात बता दीजिए हमको, बहुत सुंदर कोई भोजनालय है, ठीक है, बहुत ही उसका ख्याति प्राप्त है। उसके बगल में, उस भोजनालय में बनने वाला सामान बगल में टूटी फूटी झोपड़ी में सस्ते में आप उपलब्ध करा दीजिए। आर्थिक युग है, लोग कहाँ जाएगा? तो धीरे धीरे वो अच्छा रेस्टोरेंट बंद हुआ कि नहीं? वही हालत होगी दरभंगा की। वही डीएमसीएच की हालत हुई। आपने इतने मेडिकल कॉलेज धीरे धीरे खोलना शुरू किया, प्राइवेट में, सरकारी स्तर में, जो संसाधन विहीन थे उस समय, आज संपन्न है। लेकिन उसके कम दर पर प्राइवेट क्लिनिकें खुलने लगी, हमने उस पर लगाम नहीं लगाया, तो क्यों लोग जाएगा हॉस्पिटल में? वहाँ त्वरित निष्पादन होने लगा, यहाँ विलम्ब होने लगा। आज भी डीएमसीएच की कई ऐसी मशीनें हैं, मैं दावे के साथ कहता हूँ, जिस पर से पर्दा नहीं हटा है, उसका पैकेट नहीं खुला है। क्यों नहीं खुला है? क्या जनता दोषी है? क्या रोगी दोषी है? क्या डॉक्टर दोषी है? कहीं ना कहीं हमारे शासन प्रशासन के इच्छा शक्ति का अभाव है। इच्छा शक्ति ना, वहाँ हम नहीं छुएंगे, फंस जाएंगे। ये खरीदाया था, उसमें घोटाला हुआ था। इच्छा शक्ति अगर नहीं है तो फिर आप इसको खोलो, बढ़ाओ, समाज को दिखाओ। क्यों लोग जाएगा पटना एम्स में? क्यों जाएगा दिल्ली एम्स में? क्यों दरभंगा में एम्स खोलने की जरूरत क्या पड़ी? आपने डीएमसीएच को एम्स का दर्जा क्यों नहीं दिया? कोई आवश्यकता नहीं है। क्या उसको जमीन की कमी थी? उसके ब्रांचेज अलग कर देते। भाई यहाँ इतना ही विभाग चलेगा, एनाटॉमी चलेगा, सर्जरी चलेगा, रिसर्च ओरिएंटेड होगा, और वहाँ उस प्लॉट पर इसके जांच का काम होगा, पैथोलॉजी टेस्ट होगा। इसको किया जा सकता था। लेकिन नहीं, जब किसी को छोटा करना हो, अपनी अलग संस्था है, अपनी स्वायत्ता, उसकी एक अपनी अलग इमेज है, जिसको आप कभी कंप्रोमाइज। हम लोग बच्चों को उदाहरण देके बताते हैं कि जब तुमको किसी से कंपटीशन हो तो उसे ईर्ष्या नहीं करो, उसके सामने तुम अपने जीवन का लंबी रेखा खींच दो, तो नेचुरली छोटा हो जाएगा। डीएमसीएच के साथ ऐसा ही हुआ है। बड़ी बड़ी संस्थाएं नाम के खोल दिए गए। आप एम्स का ट्रीटमेंट का इलाज देख लीजिए, पैसा देख लीजिए, और डीएमसीएच में देख लीजिए। तो आप यहाँ कठोरता से लागू कीजिए ना एम्स के नियम को, किसने रोका है? तो इसमें एक बात और आती है, जो आखिर बिहार में और विशेष रूप से मिथिला में क्यों पिछड़ता चला गया हायर एजुकेशन के मामले में। तो जो मेरे दिमाग में तत्काल आता है, दो मेन कारण रहे। एक रहा एजुकेशन सेशन का बहुत ही लेट हो जाना, 3-3, 4-4 साल। मुझे याद है अभी भी 90s में कि जो ग्रेजुएशन में 3 साल लगने चाहिए, उसमें 6-6 साल लग रहे हैं। वो जमाना बीत गया। हाँ, लेकिन मैं उस पर आना चाहता हूँ। एक तो ये था, और दूसरा एक नकल का जो डेवलप होने लगा था कि परीक्षाओं में नकल करने लगे। तो ये परीक्षाओं में नकल, एक कुंजी या की को लेकर के एग्ज़ाम दे देना, 10 क्वेश्चन, अब प्रोफेसर के पास आप गए, उन्होंने 10 क्वेश्चन दे दिया कि इसी में से कोई 5 आ जाएगा,
और उसके बाद फिर वो भी 5 आप शायद तैयार नहीं कर पा रहे हो, कुंजी आपको चाहिए, उसमें भी नकल कर रहे हैं। और सेशन तो माशाअल्लाह उस समय सबने देश, अगर कम से कम हमारे जनरेशन की बात आप करें तो सब इसलिए भागना शुरू कर दिए कि मैं 3 साल पढ़ूंगा, वो कोर्स 6 साल में तो मैं पीजी ग्रेजुएशन सब कर जाऊंगा। तो कैसे इससे आपने, अभी क्या स्थिति है और आगे की संभावनाएं क्या दिख रही हैं? देखिए, मिथिला विश्वविद्यालय में, मिथिला क्षेत्र में 2 विश्वविद्यालय हैं और एक शोध संस्थान है जो शिक्षा के दृष्टिकोण से है, और एक शोध संस्थान है जो क्रियात्मक है। जैसे मिथिला संस्कृत शोध संस्थान है, उसका काम पांडुलिपियों पर शोध करके उसी के आधार पर नई बात को लाना है साहित्यिक दृष्टिकोण से। दूसरा है मखाना शोध संस्थान, तो मखाना के उपयोगिता में परिवर्तन करने के दृष्टिकोण से शोध करना है, जे इसको जन उपयोगी कैसे बनाया जाए, विश्व बाजार में कैसे लाया जाए। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय है, वो संस्कृत विद्या के उन्नयन के लिए है, और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय समान शिक्षा के लिए उन्नयन के लिए है। अभी जो देश की स्थिति है उसमें संस्कृत शिक्षा को तकनीकी शिक्षा का दर्जा नहीं मिला है, जबकि तकनीकी शिक्षा वो है। अब कभी कभी बात चलती है और सुनते हैं कि कंप्यूटर भी संस्कृत का कमान समझने लगा है। चूँकि हमको उस क्षेत्र में विशेष अनुभव नहीं है, उस पर नहीं जाएंगे। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय समान शिक्षा के दृष्टिकोण से है, और जो ज़्यादा चर्चा होती है समान शिक्षा से ही होती है कि भाई यहाँ कदाचार आ गया तो चुनाव प्रश्न पत्र का गेस दिया जाने लगा, पासपोर्ट आ गया, कुंजिका आ गया, ये सब था मध्य में जाए, आज से 10 साल पहले की बात है ये सब। ये अब इससे अब निजात पा गए आगे। और उस समय सेशन लेट था। आज बिहार में पहला विश्वविद्यालय ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय है जिसका सेशन अप टू डेट है। वाह, बहुत मैंने अभी जो आपके सिंह साहब ने कहा कि बिहार में सेशन का कुल विश्वविद्यालय 13 हैं, और 13 विश्वविद्यालय जो सामान्य स्तर के हैं उनमें बिहार में मिथिला विश्वविद्यालय सबसे आगे है। 2025 की परीक्षा 2025 में ली जा रही है। ले लिया हम। ये मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे छात्र जो केवल सेशन के डर से बाहर जा रहे थे वो आ गए, अब वो वापस, नहीं, उनके पलायन पर रोक लग गई है। रोक लग गई। जी। अब छात्र नहीं पढ़ते। मैं तो, जो लोग मजदूरों के पलायन की बात करते हैं, मैं तो कहता हूँ कि उससे 1000 गुना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप छात्रों के शिक्षा के पलायन को रोकें पहले। अगर आपने शिक्षा के पलायन को रोक दिया तो शायद आपने बहुत बड़ा उपकार। आपने कदाचार की बात कही थी, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। अगर मेरी बात कोई माने, ओपन बुक सिस्टम कर दीजिए ना, कहाँ छात्रों को कदाचार का बात आएगा। परीक्षा पद्धति में परिवर्तन करने की आवश्यकता है, कदाचार अब स्वतः रुक जाएगा। बहुत ऐसे देश हैं, चाहे बहुत ऐसे एग्जाम है जिसमें ओपन बुक सिस्टम है। आप किताब ले पढ़ो, लिखो, देखो। अब किताब के कहीं एक पंक्ति से एक प्रश्न पूछ दिया जाएगा। कोई किताब देख करके एग्जाम के टाइम में तो नहीं लिख सकता, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकता। लेकिन हम लोग, लेकिन उसके लिए फिर आपको क्वेश्चन जो सेलेक्ट करेंगे उनके लिए गंभीर टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको पुनः उसी पे आता हूँ कि जब मैं यूनिवर्सिटी, अपना एग्जाम्पल देते हुए, चूँकि मैं हायर एजुकेशन में काम कर चुका हूँ, तो मैं रजिस्ट्रार था, तो हमारे टोटल 302 एग्ज़ाम होते थे सब मिला करके, ग्रेजुएशन वगैरह वगैरह, और हम लोग लगभग 3200 क्वेश्चन सेट करते थे। तो कई बार मैं उस समय सोचता था, आप इसके बारे में ज़्यादा अच्छे बता पाएंगे, कि जो टीचर का मेन काम होता है वो पढ़ाना है। टीचर का मतलब ही टीचिंग है जी। और दूसरा रिसर्च करना, पेपर्स उसके बारे में डिस्कस करना, डिबेट करना, बच्चों को शिक्षित करना। कई बार मुझे लगता था कि टीचर एक मकर जाल में, वो क्वेश्चन, एग्ज़ाम, इवैल्यूएशन, इसके एक विशियस सर्किल बन गया है, जो टीचर कहीं ना कहीं उसमें उलझता जा रहा है। तो जो उसका मुख्य काम था पढ़ाई करना और पढ़ना और पढ़ाना, वो कहीं ना कहीं पिछड़ता जा रहा है। और जो हमने इस पूरे एजुकेशन सिस्टम को या पूरे यूनिवर्सिटी सिस्टम को हमने एक इवैल्यूएशन सिस्टम बना दिया, तो आपको क्या लगता है कि इससे कहीं ना कहीं शिक्षा के स्तर पे तो स्तर पर ही रहा होगा? देखिए, आप एक सिक्के के 2 पहलू हैं। आप एक पहलू पर ध्यान दिए हैं जी, कि शिक्षक उलझते जा रहे हैं, उनके ऊपर परीक्षा संबंधी कार्य, मूल्यांकन अभी संबंधी सेमेस्टर कार्य सिस्टम भी आ गया और सेमेस्टर का काम दे दिया गया। लेकिन एक बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं जी, कि जहां हम लोग के लिए बाध्यकारी था और उसमें जनसंख्या भी कम थी, या वैसा भी कर सकते हैं
कि 40 छात्र का ही नामांकन पीजी में होता था जी। और 60 छात्र का ही नामांकन यूजी में होता था। वहाँ अब आपने 250 सीट कर दिया यूजी में, एक विषयों में, एक सेशन में 150, दूसरे सेशन में 150, तीसरा सेशन भी खोल दिया। टीचर उस अनुपात में नहीं बढ़ाया गया। टीचर उस अनुपात में बढ़ा नहीं, तो जो टीचर आपने पोस्ट क्रिएट किया था, बनाया था 40 और 60 छात्रों के लिए, उसको आप दे रहे हैं आज 500 छात्र। अब पीजी यूजी दोनों जोड़ दीजिए ना। टीचर टू स्टूडेंट रेशियो जो है वो अपने यहाँ बहुत ही सही नहीं है, सही नहीं विदेशों में है, और आप बढ़ाना भी नहीं चाहते हैं। बढ़ाना भी नहीं चाहते। जो टीचर रिटायर कर गए पुराने पद पर, जो 46 में, 47 में, 50 में, 62 में पद सृजित हुए, वही आज भी है। जबकि आपने राज्यादेश से, विश्वविद्यालय के आदेश से, चाहे जिस भी आदेश से, आपने छात्रों की संख्या के नामांकन में बढ़ोतरी कर दी, जी। लेकिन उसी आदेश से शिक्षकों के संख्या में बढ़ोतरी करते, ऐसा नहीं किए, बल्कि जो रिटायर कर गया उस जगह को भी नहीं भर पा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कमी है। ये बहुत बड़ी कमी नहीं, बहुत बड़ी चुनौती है। इसलिए चुनौती आपको भी है, लगता कमी है भी अब कम आदमी है, सारा काम उसी को करना है, उसी को इवैल्यूएशन करना, उसी को क्वेश्चन सेट करना, उसी को पढ़ाना भी, उसी उसको को पढ़ना मोटिवेशन भी। करना है, और उसी पढ़ना को भी है। टर्मिनेशन करना है। कई बार अब लोग थोड़ा- कहते हैं कि टीचर्स के बारे में, मैं भी शायद अगर ब्यूरोक्रेसी में रहता हूँ तो कई बार मुझे लगता है कि लोग कहते हैं कि जब बाकी प्रोफेशन वाले 9 to 5 जॉब कर सकते तो टीचर क्यों नहीं कर सकते। तो मैं भी शायद पहले जब ब्यूरोक्रेट रहता था तो उस समय यही सोचता था, लेकिन जब मैं यूनिवर्सिटी गया तब मैंने रियलाइज़ किया कि टीचर केवल पढ़ाता जो है, क्लास में अगर 2 क्लासेस लेता है उसके लिए उसको 4 घंटे घर पे तैयारी करनी पड़ती है। तो वो एक्सटेंशन टीचर का क्लासरूम से लेके घर तक का एक्सटेंशन है, घर भी उसके लिए क्लासरूम ही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए कंप्यूटर आया, जी। हम लोग न तितिर है न बटेर है, आधा काम कंप्यूटर से होगा, आधा मैनुअल होगा। अब फुली कंप्यूटराइज करो ना, या तो पूरी तरह कंप्यूटराइज कर दो ना, हम ये कर रहे हैं ना वो कर रहे हैं, आधे इधर भी आधे उधर आप ऐसी परीक्षा पद्धति बनाओ जिसका इवोल्यूशन कंप्यूटर से हो जाए। कंप्यूटर से। जी। टीचर पढ़ाने के लिए फ्री रहेगा। जब स्वतंत्र होगा, स्वतंत्र चिंतन होगा, मनोयोग से पढ़ाएगा, वह शैक्षणिक व्यवस्था और शिक्षण अलग तरह का होगा। ये बताइए, कई बार मुझे लगता है कि अपने देश में संभव है कि अमेरिका में मैंने देखा है, कई बार यूनिवर्सिटीज़ में भी मैं कई जगह गया हूँ, वहाँ क्लासेज होते हैं तो ओपन क्लासेज होते हैं, स्टूडेंट्स अपने हाथ में कॉफ़ी का मग ले रहा है या एक हाथ में अपना इसका बर्गर रखे हुआ है या कोका कोला रखे हुआ है, क्लास में जा रहा है, आराम से बैठता है, निकर में भी जा रहा है और बैठ के पढ़ाई करता है। कई बार हमें लगता है अनुशासन के दृष्टि से देखें तो बहुत ख़राब है, लेकिन वहाँ पे छात्र का अगर आप अनुशासन का स्तर देखें तो कहीं ज़्यादा आपको ज़्यादा अच्छा दिखेगा। यहाँ हमने बहुत सारे नियम इन्फोर्स कर दिए हैं स्टूडेंट्स के ऊपर, लेकिन अनुशासन का स्तर यहाँ कम दिखता है। वहाँ वो छात्र जब जाता है तो तल्लीन होकर के पढ़ाई करता है और टीचर्स भी ऑब्जेक्ट नहीं करते, टीचर्स भी अपने हाथ में कुछ रखे रहते हैं। तो क्या उस टाइप का फ्रीडम बच्चों को टोटली ये माना जाता है कि ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके दिमाग में केवल पढ़ाई, रिसर्च और नई चीज़ें, इनोवेटिव आइडियाज़ ब्रेन आपको डेवलप करना है ताकि नई नई चीज़ें वो ईजाद कर सके, सोच सके। हमने क्या किया है कि शिक्षा को बहुत सारी लक्ष्मण रेखाएं, रूल्स रेगुलेशंस में ऐसे बांध दिया है कि वो लगता है जैसे हमारे यहाँ जैसे पुलिस में हम जाते हैं तो जैसे आपने यूनिफॉर्म डाल दिया और बिल्कुल कमांड के ऊपर से आप बाएं मुड़ो, दाहिने मुड़ो, पीछे मुड़ो, आगे बढ़ो। तो कई बार मुझे लगता है कि हायर एजुकेशन भी वो कमांड स्ट्रक्चर में ही चल रहा है, जबकि हायर एजुकेशन को बिल्कुल ही उसमें इससे लिबरेट कर देना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि छोटा सुन लीजिए, बच्चा आपका कोई गलती करता है, छोटा बच्चा है, एकदम नाजान है, अबोध है, आप उसको जितनी बार रोकिएगा वो काम उतना ही करेगा। आप उसको रोकना छोड़ दीजिए, एक बार करके थक के आ जाएगा। ये मैन साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी है कि आप जिस काम से जिसको रोकिएगा वो काम करेगा ही। आप करने के लिए छोड़ दीजिए ना, वो करके थक के फिर आपके अपने जगह आके वापस आ जाएगा और रास्ते पर आ जाएगा। आप अंगुलीमाल डाकू का उदाहरण ले सकते हैं, अपनी ऐतिहासिक बात है, बराबर डकैती करता था, एक आदमी उसको मिल गया जो समझाया तो कि तुम्हारे इस पाप का भागीदार कौन है। वही जो गौतम बुद्ध का काम था वही काम टीचर्स का है, वही काम रास्ते पे लाने तो आप उसको समझाइए, कहिए। ये लिबर्टी नहीं है ना, शिक्षकों को आज कई नियमों के समूह में बांध दिया गया है। हाँ, तो हमें अपने जैसा कि साहिद साहब ने कहा कि साहिद साहब ने कि अपने परिवेश के हिसाब से सभी चीज़ें होती हैं, बनानी पड़ेगी। हमारी अपनी संस्कृति है, हमारी परंपराएं हैं, हमारी मान्यताएं हैं, बुजुर्गों को, शिक्षकों को आदर देने का भाव है। वो तो कहते हैं कि
गुरु गोविंद दोनों खरे काके लागू पाओ, यहाँ तो ये है कि भगवान का दर्जा टीचर्स को दिया गया लेकिन है। आज नहीं है ना। पहले हम लोग जब पढ़ते थे, चाहे हमारे बड़े लोग पढ़ते थे, तो उनको शिक्षक दंडित करते थे, और जो बच्चे एब्सेंट होते थे उनको मास्टर साहब घर से बुलवाते थे। 4 बच्चा जाता था, उनको टांग के ले आता था। बताइए कि 1 मिनट सुन लीजिए। हाँ। और कोई गार्जियन आपत्ति नहीं करता था। आज यदि बच्चा को डांट दिया टीचर और रोते हुए घर चला गया, तो गार्जियन लठ लेके कॉलेज स्कूल में आ जाता है कि तुमने मेरे बच्चे को डांटा क्यों। इतना ही नहीं, एक पता नहीं कहाँ से बहुत बड़े नियम बन गए हैं, जब बच्चों को डांटिए नहीं और तो उत्साहित मत कीजिए। हालांकि बोलना काजी नियम के विपरीत होगा, कि पक्ष में होगा, प्रतिकूल होगा कि अनुकूल होगा, मैं नहीं समझता। लेकिन सच्चाई यही है कि हमारा बच्चों पर से अनुशासन खत्म हो गया है। हमारी बात वो नहीं मानता, वो जो मन मर्जी, इसलिए नहीं मानता कि उसकी मर्जी से मैं रोकता हूँ तो उसके अभिभावक आड़े आते हैं। अभिभावक को समझना चाहिए कि कोई भी शिक्षक बच्चे को बेहतरी के लिए कह रहा है, राष्ट्र निर्माण के लिए बच्चा को पढ़ा रहा है, लेकिन ऐसा उनके मन में नहीं होता। हमारा बच्चा है, क्यों मारा, क्यों रोया। बच्चों के प्रति दर्द अधिक है। बच्चों के विकास के लिए जो शिक्षा का पतन हो रहा है, उसके प्रति दर्द नहीं। तो ये भी एक कारण है शायद, जो बच्चे अनुशासित नहीं रह पाते हैं बाद में भी, ये भी। हाँ। और ये केवल अपने स्कूल और कॉलेज की बात नहीं है, जीवन में भी अनुशासन नहीं सीखते। नहीं है, ये पाइपलाइन है ना। आप जैसा फर्स्ट पॉइंट पर पानी डालिएगा, वैसा ही पानी यहाँ गिरेगा। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ गंदा पानी डालिएगा और यहाँ के फ्रेश पानी निकलेगा। तो ये तो बिल्कुल आपने सही कहा। एक जोक भी है कि अमेरिका में अगर कोई बच्चे को माँ बाप डांटते हैं तो वो कहता है कि हम 911 को फ़ोन कर देंगे, पुलिस को बुला लेते हैं। हाँ। और पुलिस माँ बाप को ही बंद कर देती है। हाँ। तो माँ बाप को जब जोक है कि जब वो उनको लगा कि ये तो बच्चा जो अनुशासनहीन होते जा रहा है, तो बोले चलो अब इंडिया आते हैं। वो संस्कृति है। और एयरपोर्ट पे लाया तो वहीं पीटना शुरू कर दिया कि ये हिंदुस्तान है, अब यहाँ पे तुम्हें नहीं, तो उसकी वो संस्कृति है। वो संस्कृति उनकी अपनी है। हाँ। हमारी संस्कृति उसको अलग लिबर्टी है। वो बाप के साथ दारू पीता है। वो हमारे यहाँ ये मेरे यहाँ बाप के साथ कोई चाय नहीं पीता है। नहीं पीता। तो ये कल्चरल जो कल्चरल डिफरेंस है हमारे, तो उसकी तुलना हमसे की नहीं जा सकती। कि दोनों अलग अलग है। गाय भी दूध देती है, बकरी भी दूध देती है, दोनों की तुलना हम करते हैं। आपने बहुत अच्छा बता दिया कि दोनों की तुलना नहीं हो सकती, उनका परिवेश, उनका कल्चर सब कुछ अलग है। बहुत से कम शब्दों में हम अब मुझे केवल 1-2 इश्यूज और जो रह गए, वो कि स्टूडेंट्स यूनियन जो का चुनाव पहले होता था और उसी से छात्र राजनीति के माध्यम से नेता बनते थे या राजनीति में आते थे। तो अभी की जो पोजीशन है उसमें मिथिला यूनिवर्सिटी वगैरह में छात्र चुनाव हो रहे हैं, छात्र संघ के चुनाव हो रहे हैं। पूरे बिहार में मिथिला विश्वविद्यालय ऐसा विश्वविद्यालय है जो 2 बार छात्र संघ का चुनाव करा चुकी है, और तीसरी बार अभी कराने वाली है, जो प्रक्रियाधीन है, अधिसूचित हो गया है। यह बात अलग है कि अभी मुझे डेट स्मरण में नहीं है, इसलिए हम लोग उसमें भी आ गए। छात्रों से जुड़ा जो विश्वविद्यालय का एक प्रमुख कार्य है वो है कि संस्कृति, कला और खेल को प्रोत्साहित करना, और इसके लिए लगातार प्रयास होते रहते हैं। इंटर यूनिवर्सिटीज़ गेम्स भी होते हैं, ताकि वही एक नर्सरी है जहाँ से बच्चे निकलते हैं और जो बाद में खेल के क्षेत्र में पूरे देश का नाम दुनिया में रोशन करते हैं। तो मिथिला यूनिवर्सिटी आप खेल में और संस्कृति, कला में कहाँ देखते हैं? देखिए, जो खेल और संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिताएं हैं वो अलग है, लेकिन जो विश्वविद्यालय संघ है या अंतर विश्वविद्यालय कहिए, राज्य स्तरीय कहिए या नेशनल गेम कहिए, ये सारे में 28 विधा में हमारे विश्वविद्यालय के छात्र भाग लेते हैं, जिसमें 6 संस्कृति विभाग है, 22 खेल विभाग है, खेल के विधा हैं। और गत साल का जो रिपोर्ट है, हम नेशनल फ्लैग लेके आए हैं, माने राष्ट्रीय पहचान बनाए हैं वो क्रिकेट में। जो क्रिकेट आज विश्व का खेल माना जाता है, उस क्रिकेट में हमने राष्ट्रीय प्रतियोगिता हासिल की है। दूसरा स्थान मेरा कबड्डी में रहा है। तो खेल में हम कहीं पीछे नहीं हैं। गायन के विद्या में भी हम क्वालिफाई किए हैं राष्ट्रीय प्रतियोगिता को। यह बात अलग है जब प्रथम द्वितीय भी नहीं आए, लेकिन सांत्वना पुरस्कार लेते रहे हैं। तो उस मामले में भी हमारा विश्वविद्यालय पीछे नहीं है। और आज की जो स्थिति है, मेरे विश्वविद्यालय में हम लोग कई विषयों के क्षेत्र में नए पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए तैयार हैं, और वो विभिन्न प्रक्रियाओं के तहत चल रही है। चूँकि हमारे यहाँ कई कमेटियाँ हैं, कई लोग हैं, कोई सिलेबस बोर्ड ऑफ स्टडी है, तो कोई एफिलिएशन बॉडी है, ये सब अलग अलग देखते हैं और कर रहे हैं।
और हमारे अब हम- वर्तमान कुलपति जो है प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी, वो बड़े सुलझे हुए व्यक्ति हैं और वो फॉरसैनिक जो मैंने पहले चर्चा की है उस पर अभी लगे हुए हैं। विश्वविद्यालय का मुझे सिंह साहब लगता है कि जो कुलपति का स्थान होता है बहुत महत्व। अगर वाइस चांसलर अच्छे होते हैं, पहले समय में जो वाइस चांसलर होते थे उनका कद बहुत बड़ा होता था और अपने अपने एकेडमिक क्षेत्र में उनको महारत हासिल होती थी, पूरे राज्य में नहीं बल्कि देश में उनका सम्मान हुआ करता था, ऐसे लोग वाइस चांसलर बनते थे। अब उसमें भी कहीं ना कहीं कमी आई है। जो टीचर पद था का सम्मान तो आज भी है, पद का कुलपति सम्मान के सम्मान तो आज भी है, व्यक्ति असम्मानित हो ये अलग बात है। तो कई बार लेकिन वो व्यक्ति की वजह से भी पद की गरिमा बहुत बढ़ जाती थी। अभी भी हैं कई सारे नहीं, आप प्रोफेसर। देखिए ना, टीएन सेशन जैसा चुनाव आपने आयुक्त बोला, था, हाँ, सब बच्चा बच्चा जानता था। सब जानता था। आज कौन चुनाव आयुक्त है बहुत कम लोग जानते हैं। सर, जैसा सिंह साहब ने कहा कि अभी जो वर्तमान कुलपति आपके- प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी हैं, उनके कुशल नेतृत्व में विश्वविद्यालय बड़ी तेजी से आगे बढ़ा है और शोध कार्य भी बढ़ा है। और शोध विश्वविद्यालय का जो कंसेप्ट या उसका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो आया है राशि, उसके लिए जो डेवलपमेंट किया जा रहा है उनके ही नेतृत्व में। आपको एक बात बता दें, अभी किसी विश्वविद्यालय ने लागू नहीं किया है, मेरे विश्वविद्यालय में सामर्थ्य लागू हो गया है। अब शिक्षकों की छुट्टी माने जो अवकाश में हम जाएंगे वो ऑनलाइन है। और नैक की एक्रेडिटेशन आपके यहाँ हुआ है? जी हाँ, B++ हमको है। जी। हमने पहले शायद कहा था जी। कि A ग्रेड से 2 अंक हमको छूट, 2 अंक से हमको A ग्रेड छूट गया। जी जी, लेकिन इसका मतलब काफ़ी अच्छी पोजीशन हमने में काफी अब बेहतर विश्वविद्यालय किया है। आ गया। और यूजीसी की जो अनुदान और इन सब में भी विश्वविद्यालय जी हाँ, का अच्छा- वो अभी तो बताया कि 100 करोड़ रुपया 100 हमको करोड़। मिला है। जी। तो शोध विश्वविद्यालय हमको माना गया है। तो ये- और कई ये- इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट निर्माण हुआ, हुआ न्यू है। डेवलपमेंट हुआ। जी। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट है जो ये मिथिला इस यूनिवर्सिटी पोस्ट में अभी जो हमारे करंट मौजूदा वाइस चांसलर हैं उनके नेतृत्व में आया है, ये उनका फॉरेंसिक की पढ़ाई हम काम में सफल हो जाते हैं करने में, तो बिहार का एकमात्र विश्वविद्यालय रहा। अब आप मुझे बताइए कि एआई का समय आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। बहुत सारे लोगों के मन में भय और आशंकाएं हो गई हैं कि अब चूंकि एआई से सब कुछ मिल रहा है, सब जानकारियां मिल रही हैं, और जहाँ तक पढ़ाई की भी बातें हैं तो अगर आप एआई से पूछें, चैट जीपीटी से, ग्रॉक से या इन सब से आपको सब पता चल जाता है। तो आज एआई के वजह से आप टीचर्स की पोजीशन कहाँ देखते हैं और जो हायर एजुकेशन है उसको आप कहाँ देखते हैं भविष्य के लिए? क्योंकि अब सारी चीज़ें जिसका समाधान पहले टीचर्स करते थे अब वो एआई भी कर रहा है और बच्चे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आगे आने वाले समय में आपको लग रहा है कि टीचर्स की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी? देखिए, इस बात पर मेरा गहन चिंतन होता है। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ। जी देसी गाय और जर्सी गाय, जी दोनों के दूध में अंतर है? आप अपने मन को टटोलिए। है तो गूगल बाबा पढ़ा दे, एआई पढ़ा दे और शिक्षक पढ़ा दे, दोनों में वही अंतर है। तो आप माता पिता जो पढ़ाता है, माँ जो सिखाती है, वो शिक्षक नहीं सिखा सकता। तो मतलब और जो आर्टिफिशियल शिक्षक इंटेलिजेंस को सिखाता आप जर्सी गाय मानते हैं? ये अबे टीचर मैं जो नहीं है कहूंगा, मैंने सिर्फ तुलना किया है। तुलना कौन किया क्या है मैंने बताया। अब दूध की जो शुद्धता ओरिजिनल है पर, वो ओरिजिनल रहेगा ही। दूध के एनर्जी पर आप अगर यकीन ऐसा कीजिए। कहेंगे तो विवाद का प्रश्न हो जाएगा, इसलिए बेहतर ना होगा। तो शिक्षक का महत्व, अच्छा आप देखिए वहाँ, अब शिक्षक के महत्व प्रैक्टिकली अब महाभारत के युग में चलिए। जी एकलव्य ने द्रोण का मूर्ति बनाया था और विद्या हासिल किया था, और दूसरे जो थे पात्र, अर्जुन चाहे पांडव या दुर्योधन, इन्होंने सीधे उनसे ज्ञान। सीधे उनसे ज्ञान प्राप्त किया था। ये लोग कहता है कि एकलव्य का अंगूठा नहीं जाता, कर्ण को श्राप नहीं मिलता, तो अर्जुन वीर धनुर्धर नहीं होते। ये सब कल्पना कोरा है, वो धनुर्धर था। इसलिए मैं कहता हूं कि जब राजा धृतराष्ट्र के सामने परीक्षा हो रही थी, उस समय भी अर्जुन अव्वल आया था। तो शिक्षक के ज्ञान का महत्व प्रभाव हमेशा रहेगा। रहेगा। उसका तो महत्व रहेगा। तो यही एक गांधी इस देश का एकमात्र शिक्षक था, जी जी। माँ बाप सबसे पहले शिक्षक हैं। जिसने देश को आजाद कराया। नाम भले दूसरे को हो, नेतृत्व उन्हीं का हो। उन्हीं का। आपने एक प्रश्न उठाया था कि कुलपति से बहुत नेतृत्व, सेना में भी अगर कमांडर सही है का। तो सैनिक काम कर रहा है। कहीं भी
वर्क टीम वर्क करता है, लेकिन टीम के लीडर का काम करना नेतृत्व पर बहुत डिपेंड करता है। ये तो हमारे मैनेजमेंट का ज्ञान है, जो आपकी सोच नेतृत्व के सोच से मिलनी चाहिए। उसी पर नेतृत्व सफलता जैसा निर्भर सोचता है करती है। तभी आप करते हैं। अगर सारे देश के लोग गांधी की बात नहीं मानते, कुछ लोग नहीं मानते थे, ऐसा नहीं है 100% मान लिए थे। अंग्रेज के चाटुकार भी थे और 2 धारा थी, नरम दल गरम दल, लेकिन ज्यादातर गांधी के विचारों से ही लोग चला और देश और उस समय उनकी आवश्यकता, उनकी लीडरशिप थी। तो वही लीडरशिप टीचर का है। टीचर्स की। वो एक टीचर थे जो देश को पढ़ाए थे, शिक्षित किए थे, हाँ, देश को मोटिवेट किया। मोटिवेट किए। तो टीचर क्या करता है? बच्चों को पढ़ने के प्रति मोटिवेट करता है। बातें तो किताबें में है। तो प्रोफेसर एच.के. सिंह साहब, प्रोफेसर शाहिद साहब, आपने आज हमारी भी बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में थे, हमारे दर्शकों के, और ख़ास करके जो मिथिला के लोग हमें देख रहे हैं, उन सब के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस मिथिला में हायर एजुकेशन को, उच्च शिक्षा को लेकर के हैं। खास करके जो मिथिला से बाहर चले गए, देश के अन्य भागों में गए, विदेशों में चले गए, हमेशा उनके मन में चिंता यही रहती है कि क्या हम अपने क्षेत्र में नहीं जा सकते थे? क्या वही अपॉर्चुनिटीज़, वही अवसर जो उन्हें दूसरों जगहों पे मिल रहा है, कि अपने जगह पे नहीं मिल सकता था? बहुत सारे बच्चों को मैं जानता हूँ जो हायर एजुकेशन के लिए, जिनको दिल्ली, बॉम्बे, कहीं और आना पड़ा। तो आपने आज बहुत सारे क्वेश्चंस का समाधान कर दिया है, और सबसे बड़ी बात आपने ये कही है कि जो भविष्य बड़ा उज्जवल दिख रहा है, बहुत बड़ा पॉजिटिव, जो कहते हैं कि लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, वो कहीं कहीं लग रहा है कि संभवतः एक परिवर्तन धीरे धीरे होना, उसकी शुरुआत हो चुकी है। जो आपने बताया कि सेशंस ठीक हो गए, इवैल्यूएशन सिस्टम ठीक हो गया, रिसर्च होने लगे, बच्चे आ रहे हैं, जो कॉलेजेस नए खुल रहे हैं, आईटी के क्षेत्र में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, एआई की भी जानकारी है। तो आपने सभी का समाधान किया, और इससे एक बड़ा पॉजिटिव मुझे लग रहा है कि परिवर्तन, एक सकारात्मक परिवर्तन आगे आने वाले समय में होगा। प्रोफेसर जो हमारे राष्ट्रपति थे कलाम साहब, वो हमेशा कहते थे कि सपने वो नहीं है जो आपको सो के देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने ना दे। तो मिथिला की मिट्टी जो है उसी सपने को जगा रही है, और हम उम्मीद करते हैं कि उसी सपने को हम लोग जागृत करें और पूरी दुनिया को फतह करें, जी। जो पुराना मिथ्या कर रहा है। तो प्रोफेसर एच.के. सिंह साहब, प्रोफेसर शाहिद साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए, और ख़ास करके अपने विचार हमारे दर्शकों के साथ, हम सब के साथ शेयर करने के लिए। शुक्रिया, आपने भी हम लोग को मौका दिया, इसके लिए आपको भी धन्यवाद। आपके प्रति भी आभार, आपके चैनल के प्रति आभार। और हो सकता है कि हमारे छोटे ज्ञान से समाज के कुछ लोगों को लाभ मिले। जी, बहुत फायदा होगा, बहुत सारी भ्रांतियाँ कम। जी, नमस्कार।